ड्रग्स बहुत बढ़ रहे हैं। आपने कौन कौन से केसेस ऐसे हैंडल किए हैं और आपने क्या जज किया उनमें से? बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। और बिल्कुल, पहले ज़माने में क्या होता था, एक बच्चों में और बड़ों में एक पर्दा होता था। लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा 18 साल का होगा या 20 साल का होगा, मैं उसको साथ में बैठ के ड्रिंक करवाऊंगा या पिलाऊंगा। जी, हम अपने आप को कूल समझ रहे हैं जी, हम अपने आप को वेस्टर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बच्चा 5 साल का, 6 साल का, एक बच्चा कुछ 9-10 साल का, उनके घर में एक पार्टी चल रही थी जी, और उस पार्टी में ड्रग्स यूज़ की जा रही थी। उन बच्चों ने एक्सीडेंटली जी, मैरी जो है ना, जिसे हम कहते हैं ड्रग्स कहते हैं, माय गुडनेस, उन्होंने वो कंज्यूम कर ली। आर यू सीरियस? इंडिया में आईवीएफ काफ़ी बढ़ रहा है। क्या ये वही पेरेंट्स हैं जिन्होंने अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करी है, कुछ ऐसे ड्रग्स लिए हैं कि आज उनको बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं? बिल्कुल। बच्चों की परवरिश करना पेरेंट्स के लिए चैलेंज क्यों बना हुआ है? उनके खाने पीने से लेकर खेलने कूदने तक हर चीज में पेरेंट्स बहुत ही सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं, माने कि सेंसिटिव पेरेंटिंग हो रही है। एंड बच्चों और टीनेजर्स में बढ़ते हुए अल्कोहल और ड्रग्स की कंजम्पशन को कैसे खत्म करें, इसी को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ कपूर, जो है एक पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट। इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें और अपने करीबियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपको नॉलेज मिले एक गुड पेरेंटिंग कैसे की जाती है। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हेलो डॉक्टर सौरभ, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट अगेन। लास्ट टाइम जब हमने पॉडकास्ट किया था काफ़ी अच्छा गया, लोगों के काफ़ी अच्छे हमारे रिव्यूज़ आए, बट आज भी कुछ नए टॉपिक्स हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम पेरेंटिंग डिस्कस करी, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं बेबी कैसे बॉर्न होते हैं, और जब वो बॉर्न होते हैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स आजकल बेबीज़ की क्या आ रही है। पहले तो थैंक यू है ना, दोबारा हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। और पिछला जो हमने पॉडकास्ट किया, जो हमने पिछली बार किया था, काफ़ी प्यार मिला लोगों का उसमें, और लोगों ने बहुत उसको लाइक किया। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो लोगों तक पहुंची। तो जो हमारा एक्चुअल में मकसद था कि हम चाहे कुछ ही सही, पर कुछ % लोगों में हम कुछ बदलाव ला सकें, तो आई थिंक उसमें हम सक्सेसफुल रहे थे जी। तो जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि जो बेबीज़ बॉर्न होते हैं उनमें इमीडिएटली क्या प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं। तो 2 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो होती हैं कि जो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हैं। सो वो तो जैसे एक बेबी बॉर्न हुआ तो उसको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको हमें जॉन्डिस, अपना क्या कहते हैं, अपना ब्रीदिंग की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ गई। कई बार उनकी लंग्स मैच्योर नहीं होती। कई बार जो बच्चे हैं उनमें पॉटी कर देते हैं बच्चे। हम बहुत सारे केसेस सुनते हैं कि बच्चे ने माँ के अंदर ही पॉटी कर दी जब वो कुक में था, तो वो एक इमरजेंसी हो जाती है। सो कई बच्चे ये कर देते हैं। कई बच्चों की लंग्स मैच्योर नहीं है, कई बच्चों में पानी भरा होता है लंग्स में। सो ये सब चीज़ों से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। दूसरा, कई बच्चे रोते नहीं हैं इमीडिएटली पैदा होने पे, या सांस नहीं ले पाते हैं, नॉर्मली ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं इमीडिएटली, तो उसको हम बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं। यानी कि वो पैदा हुआ, बच्चा रोया नहीं, क्राई नहीं किया, या ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं लिया, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो सारी ऑर्गन्स में, इंक्लूडिंग ब्रेन, लंग्स, हार्ट, सारी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम पड़ जाती है। उनकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ये सब, जिसकी वजह से बच्चों को आईसीयू में रखना पड़ता है बहुत बार, बच्चों को मशीनों पे यानी वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है बहुत बार। तो ये सब तो हो गई जो इमरजेंसी वाली प्रॉब्लम्स हैं, या जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो रूटीन केयर की प्रॉब्लम्स हैं, तो हम आई थिंक रूटीन केयर के बारे में थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे। तो जो रूटीन केयर की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चा बॉर्न होता है, शुरू में उसके शरीर के ऊपर कुछ दाने यानी कि रेड कलर के रैशेस आ सकते हैं। सो उनको हम एरिथेमा टॉक्सिकम कहते हैं। वो एक नॉर्मल फिनोमिना होता है। 5 से 7 दिन में धीरे धीरे वो अपने आप चले जाते हैं दाने। उनके ऊपर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप केवल जो नॉर्मल तेल से या नारियल के तेल से उसको मालिश कर रहे हैं, वो आप अगर कंटिन्यू रखेंगे तो धीरे धीरे वो अपने आप चले जाते हैं। हमें यूजुअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, पर कई बार कुछ कपड़ों से या कुछ बाहर की चीज़ों से, गंदी चीज़ों से बॉडी पे रिएक्शंस हो जाते हैं। उस केसेस में हमें ज़रूर अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। दूसरा जो कॉमनली प्रॉब्लम आती है वो होता है कि बच्चे में जॉन्डिस हो जाता है। तो ये बहुत डरते हैं लोग। सो 4-5वें दिन पे आमतौर पे हम देखते हैं कि बच्चों में जॉन्डिस हो जाता है। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि जॉन्डिस सबको होता है,
तो आपको भी हुआ था, मुझे भी हुआ था, सबको होता जी। है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। सो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का मतलब होता है कि सब में नॉर्मली एक जॉन्डिस होता ही होता है। जब वो जॉन्डिस एक सर्टेन स्पीड से ज़्यादा बढ़ता है जी। या उसकी वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा बढ़ जाती है, तब वो प्रॉब्लम होती है। जी। उसमें हमें उसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। उसका कारण हमें ढूंढना है और उस कारण को ट्रीट करना है। जी। उस कारण में कॉमनली ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी एक बहुत ही कॉमन कारण है, और भी कारण है। पर जैसे मदर का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव हो, बेबी का पॉजिटिव हो, या मदर का ब्लड ग्रुप ओ हो, जी। बेबी का ए या बी हो, तो उन केसेस में जॉन्डिस होने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये तो हमने बात की कि पैथोलॉजिकल की, वो तो हम कॉज ढूंढेंगे, उसका इलाज करेंगे। लेकिन जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, तीसरे चौथे दिन पे बच्चे की आंखें पीली लगनी शुरू हो जाती हैं, शरीर में पीलापन आ जाता है, वो एक नॉर्मल फिनोमिना है। काफ़ी हद तक वो वैल्यू, एक जॉन्डिस की जो वैल्यू है वो नॉर्मल है। सो 10, 11, 12 एक वैल्यू हम एक अप्रॉक्सीमेट माने तो 4 दिन 5 दिन के बच्चे में ये वैल्यू नॉर्मल है। लेकिन यही वैल्यू एक अडल्ट में अगर हम देखेंगे तो बहुत हाई है। जी, ठीक है। सो बड़ों की वैल्यू से उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये जॉन्डिस जो है एक बहुत ही फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, क्योंकि अभी जो लिवर है बच्चों का वो मैच्योर नहीं होता पैदा होने पे। धीरे धीरे उसकी फंक्शनिंग जो है वो मैच्योर होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे फंक्शनिंग मैच्योर होती है वैसे वैसे वो जॉन्डिस का लेवल फॉल करना शुरू कर जाता है। बहुत सारे माँ बाप बोलते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया जी, 5-7 दिन भी निकल गए हैं, पर अभी भी बच्चे की आंखें जो है पीली लग रही हैं। जी। तो कई बार बच्चों की आंखें 1.5 से 2 महीना, तकरीबन 6 से 8 हफ्ते तक भी पीली लगती रहती हैं। जी। तो उस केस में हमें कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो जॉन्डिस एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कि ट्रीटेबल है, ठीक हो सकती है, और उसको लेके हमें परेशान भी नहीं होना चाहिए। तीसरी जो प्रॉब्लम हम बात करेंगे वो है आंखों से कीचड़ निकलना या पानी निकलना। तो ये बच्चों में बहुत कॉमन है। उसके लिए भी अगर हम साफ सफाई रखें, आंखों में मालिश करें, एक हमारी और भी वीडियोस हैं उनमें आप अगर देखेंगे तो ये मालिश करने का तरीका ये होता है, अगर इस तरीके को अगर हम जोर से ये मालिश करते हैं इस एरिया में, तो जो नेजोलैक्रिमल डक्ट है वो बहुत बार ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से आंखों में पानी आता है, कीचड़ आता है, वो ठीक हो जाता है उसको मालिश करने से। दूसरा, कई बार रेडनेस होती है आंखों में, तो कंजक्टिवाइटिस जो है या आंख चिपकती हो तो हमें डॉक्टर को दिखाना है, जो भी आई ड्रॉप्स रिक्वायर्ड होंगी वो आपको बता देंगे। तो ये एक और कॉमन प्रॉब्लम है जो होती है। गर्ल्स में कुछ प्रॉब्लम जैसे कि ब्लीडिंग होना वजाइना से या वाइट डिस्चार्ज आना वजाइना में, न्यूबॉर्न बेबीज की हम बात कर रहे हैं। सो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि गर्ल की वजाइना से या गर्ल बेबी की वजाइना से वाइट डिस्चार्ज आ रहा है या ब्लड आ रहा है, वो भी नॉर्मल है। वो मदर के हार्मोन्स की वजह से होता है, क्योंकि जो मदर के हार्मोन्स हैं वो जब बेबी मदर से बाहर निकलता है तो जैसे गर्ल्स को बड़ी को पीरियड आता है, वैसे ही गर्ल्स को, बेबी गर्ल्स को भी ब्लीडिंग होती है। समटाइम्स 2 वीक्स तक, 3 वीक्स तक भी हो सकती है, बट यूजुअली उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। सो कॉमनली अगर हम बात करें तो नोज ब्लॉक होना, नाक में कई बार सिक्रीशंस जम जाती हैं, थोड़ा जॉन्डिस होना, रैशेज आना स्किन पे, अम्बिलिकस जो एरिया है, जो दुन्नी जिसे कहते हैं, नेवल एरिया, उसमें उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसमें बहुत बार इन्फेक्शंस हो जाती हैं अगर साफ सफाई ना रखी जाए, तो उस एरिया का हमें ध्यान रखना है कि उसमें कोई इन्फेक्शन यानी रेडनेस ना हो जाए, कोई ब्लीडिंग एक्स्ट्रा ना हो रही हो, कहीं पस ना भर जाए। ये चीज़ें जो हैं वो कॉमनली हमें एक न्यूबॉर्न बेबी में देखनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक ना हमने रील देखी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उसमें देखा एक डॉक्टर न्यूबॉर्न बेबी को मार रहा है, जैसे हिट कर रहा है। एंड ये ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को वो रील बड़ी डिस्टर्बिंग लगी। देखो, न्यूबॉर्न बेबी को मारने वाला ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, बट ऐसे जोर से मार के देख रहा था। बट ऐसे आज से कुछ टाइम पहले तक, मतलब आई वुड से कि 20-25 साल पहले तक, जब बेबीज बॉर्न होते थे और क्राई नहीं करते थे, जैसे हमने बात की, तो उनको स्टिमुलेट करने के लिए या उनको रुलाने के लिए बहुत बार ये प्रैक्टिस की जाती थी कि बच्चों को उल्टा पकड़ा जाता था और पीठ पे थपथपाया जाता था जोर से, और पीठ पैरों पे भी जोर से मारा जाता था, बच्चे को उल्टा करके लटका के फिर। बट ये प्रैक्टिसेस अब टोटली बंद हो चुकी हैं, और ये फॉलो करनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई ये कर रहा है तो इट इज नेक्स्ट टू कमिटिंग अ क्राइम। ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की ब्रेन में ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत हाई हैं इसमें, और ये बहुत सारी स्टडीज ने प्रूव किया कि आप ऐसा करें, या जो ऑल्टरनेटिव मेथड्स बने हैं, बच्चे को लेटे हुए ही उसको स्टिमुलेट करना और जेंटल स्टिमुलेशन करना, उनसे इक्वल रिजल्ट्स हैं, बच्चे क्राई कर जाते हैं। तो उल्टा करके बच्चे को मारना या उसकी पीठ को थपथपाना एब्सोल्युटली नहीं होना चाहिए। कई
छोटे जगहों पे या आई थिंक डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में शायद ये प्रैक्टिसेस अभी भी फॉलो होती होंगी, जैसे हमारे यहाँ भी 20-25 साल पहले होती थी। बट जैसे जैसे साइंस ने हमें बताया कि ये चीज़ नहीं फॉलो होनी चाहिए, तो अब मोस्ट ऑफ द अच्छे सेंटर्स में आई वुड से ऑलमोस्ट 99% जगहों पे ऐसी कोई प्रैक्टिसेस फॉलो होती नहीं है और करने भी नहीं चाहिए। इस बात में कितनी सच्चाई है कि सेंसिटिव पेरेंटिंग लीड्स टू टॉक्सिक कल्चर इन फैमिली? आई थिंक सेंसिटिव पेरेंटिंग जो है ना, आजकल पेरेंटिंग पे हमने पहले भी बहुत बात की है, तो कहीं ना कहीं कई बार जो हमने टॉक्सिक कल्चर की बात की फैमिली के अंदर, होता क्या है कि एक बच्चा है, घर में अगर 4 फैमिली मेंबर हैं, तो हर एक का एक्सपीरियंस उस बच्चे को लेके या पेरेंटिंग को लेके डिफरेंट रहा होता है जी। सो चारों की परवरिश अलग तरीके से हुई है। सपोज करो दादा हैं, दादी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, तो फादर की परवरिश अलग हुई है, ग्रैंड फादर की परवरिश अलग हुई है, ग्रैंड मदर की अलग हुई है, मदर की अलग हुई है जी। तो चारों के पास एक पेरेंटिंग का टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है जी। क्लैश कहाँ होता है? जब एक ही बच्चे के ऊपर चारों अपनी एक्सपीरियंस को डालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, फॉर डिफरेंट थॉट्स। हाँ, सो एक ही चीज है, उसी चीज के ऊपर अगर 4 लोग एक डिफरेंट ओपिनियन देंगे, जैसे हम कहते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। अगर बहुत सारे लोग एक ही चीज के ऊपर काम करेंगे तो वो अक्सर काम खराब ही होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबको नहीं उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कहते कि कोई बड़ा है तो उससे मत लो, सीख मत लो, बट एट द सेम टाइम अगर कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं विद टाइम, तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको चाहिए कि जो चेंजेस हुए हैं उसको स्टडी करें और अडॉप्ट करें। कुछ प्रैक्टिसेस जो हमारे बुजुर्ग करते थे और उनसे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे जी, वो मैं हमारे यंग पेरेंट्स को बोलूँगा कि आप उन चीज़ों को फॉलो करें। सो इट हैज़ टू बी म्यूचुअल जी। इवेंचुअली इट हैज़ टू बी कि दोनों जो हमारे आमतौर पे जो पुरानी जनरेशन है और जो नई जनरेशन है उनका क्लैश कॉमनली देखा जाता है। तो अगर दोनों एक दूसरे की बात को समझेंगे तो डेफिनेटली हम आउटकम जो है बेटर होगा। और अब टॉक्सिक कल्चर जैसे कहते हैं ना, घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक बच्चे की वजह से ही लड़े जा रहे हैं कि वो बच्चे ने मतलब चॉकलेट, जैसे आम एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम मदर मना कर रहे हैं कि नहीं, हमने बच्चे को टॉफी या कैंडीज नहीं देना, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स ने प्यार में उसको दे दी जी। तो वंस इन अ वाइल ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर अगर ग्रैंड पेरेंट्स रूटीन में वो करते रहेंगे, यानी कि रूटीन में उस हैबिट को चेंज नहीं होने देंगे, तो बच्चे को एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है कि अगर ये लोग पेरेंट्स मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाके अपनी बात को मनवाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली कुछ बात अगर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो वो पेरेंट्स के पास आके बात को मनवाता है। तो ये जो एक एज मिल जाती है ना, कि उसको एक कॉर्नर मिल गया कि मैं वहां जाके अपनी बात रखूंगा तो हो जाएगा। सो वो नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ों में घर में जितने भी फैमिली मेंबर है उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा कि नो मीन्स नो, अगर ये चीज़ नहीं तो हमें फर्मली नहीं देना है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। तो ये हमें फर्मली, बिकॉज इवेंचुअली सब लोग चाहते क्या है, उसी बच्चे की वेलबींग। बिल्कुल। तो अगर उस बच्चे की वेलबींग किसी चीज़ से होती है तो उसमें क्या मोटिव तो एक ही है ना। हाँ, सो मोटिव तो एक है। सो टॉक्सिक कल्चर बचाने का एक ही तरीका है कि अगर जो हमारी पुरानी जनरेशन है और जो हमारे पेरेंट्स बने हैं नए, ये लोग सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आए। कुछ चीज़ें पुरानी जनरेशन अडेप्ट करे, कुछ चीज़ें जो नए बच्चे हैं वो पुरानों की समझे कि वो जो करते थे कहते थे वो ठीक कहते थे, ऐसे उसमें कोई इलॉजिकल चीज़ें नहीं थी जी। ठीक है। सो आई थिंक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही आगे जा सकते हैं, अदरवाइज इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट। एक बच्चे के साथ ही घर में लड़ाई झगड़े, बच्चे के साथ तो बच्चे को तो क्या करना, आपस में ही झगड़ा चलता रहता है ना। तो आई थिंक वो हमें करना चाहिए। क्या हॉस्पिटल्स में भी ऐसा होता है कि जब कोई न्यूबॉर्न बेबी हुआ तो वो पेरेंट्स इतने सेंसिटिव है कि वो नर्स या डॉक्टर को भी हाथ नहीं लगाने देते, डांटते हैं? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। और इनफैक्ट कई बार कुछ प्रैक्टिसेस, जैसे कई बार ग्रैंड पेरेंट्स अग्रेसिव हो जाते हैं कि वो बच्चे को हनी देना चाहते हैं, शहद पिलाना चाहते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ है, इसको हमें शहद चटाना है जी। ठीक है। तो पहले प्रैक्टिस थी ये, बट अब क्लियरली पता है, मतलब एक नहीं अनगिनत स्टडीज हो चुकी हैं, अनगिनत बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं जी। तो हम शहद देने की सही उम्र ही नहीं है वो। 1 साल 1.25 साल के बाद आपने जो करना है आप दीजिए। उससे पहले शहद एक कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, उससे बॉटुलिज्म यानी कि नर्व्स की प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि बच्चा सारी उम्र के लिए अपंग हो सकता है हनी से। हाँ, सो आप अगर हनी को ये समझते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी को हम चटाएंगे, मुझे पता है शायद इस पॉडकास्ट को सुनने में जो लोग देते हैं रूटीनली उनको नहीं अच्छा लगेगा, बट
सच्चाई तो यही है। मेडिकली टर्म में So, ये मेडिकली सच्चाई यही है कि हनी नहीं देना चाहिए बच्चों को। जी न्यूबॉर्न बेबीज को हनी नहीं देना चाहिए, 1 साल से पहले बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ये एक कॉमन प्रॉब्लम जिसे बॉटुलिज्म कहा जाता है वो बच्चों में क्रिएट कर देती है और उनको लाइफ लॉन्ग इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को हो लेकिन अगर हज़ारों में से किसी एक को भी हो रहा है तो हमें नहीं पता वो एक कौन होगा। बिल्कुल। और ये ऐसी चीज़ है जो अवॉइडेबल है। तो बहुत बार परिवारों में एक प्रथा होती है गुड़ती देने की कि बच्चा पैदा हुआ है तो हम घर में जो भी बुजुर्ग है बड़ा है उसके हाथ से हम गुड़ती दिलवाएंगे। तो अगर गुड़ती दिलवानी है तो माँ के दूध की दिलवाओ। तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि अगर आप वाकई में करना चाहते हो, बच्चे के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो और किसी की ब्लेसिंग्स दिलवाना चाहते हो, सो मदर का जो पहला मिल्क आता है उस मिल्क को आप बच्चे को गुड़ती की तरह दिलवाओ। क्या प्रॉब्लम है उसमें? आपने अपना काम भी कर लिया। हाँ, आपका पर्पस तो ये है कि कोई अच्छी चीज, अमृत शहद इसलिए शायद पहले प्रथा बनी थी कि मीठी चीज होती थी और उसको एक घर से बाहर निकलते थे कुछ कहते हैं मीठा खा के जाओ। तो ऐसे उस टाइम पे प्रथा बनी थी कि चारा शहद लेके बच्चे को थोड़ा सा चटा दिया जाता था। बट जब देखा गया कि ये प्रॉब्लम कर रहा है तो क्लियरली अब जब पता है कि प्रॉब्लम है तो क्यों ना माँ का दूध ही पहली गुड़ती की तरह दिया जाए, है ना? तो ये भी हो जाता है। बहुत बार पेरेंट्स पर से अग्रेसिव हो जाते हैं, बच्चा सो रहा होता है हॉस्पिटल में और क्योंकि अभी उतना एक्सपोजर नहीं होता तो उनको लगता है कि हमारे बच्चे को टच नहीं करना। हमारे बच्चे को नर्स ने भी आके टच किया तो कई बार पेरेंट्स उसमें भी गुस्सा करने लग जाते हैं, अब्यूसिव हो जाते हैं बहुत बार। तो मुझे लगता है कि जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जिसका काम उसी को साजे। तो अगर एक नर्स आपके बेबी को कुछ कर रही है या रैप कर रही है या फीड कराने में आपकी हेल्प कर रही है या कोई डॉक्टर्स हैं जो बेबी को देख रहे हैं तो आई थिंक वो अलाउ करना चाहिए उनको, क्योंकि वो उनका काम है, उनको चेक करने dीजिए। ऑब्वियसली हम लोग सब चाहते हैं कि हाथ साफ करके बच्चे को हाथ लगाएं, सैनिटाइज करके हाथ लगाएं, उन चीज़ों का डेफिनेटली प्रिकॉशन लो। बट मुझे लगता है कि ग्रेजुअल जब आप लर्निंग फेज में हो ना तो एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को कि हाँ हमें ये चीज़ नहीं आती और हमें ये चीज़ सीखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रणछोड़ दास कहता था ना 3 इडियट्स में कि क्लास में जाके बैठ जाओ तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो ज्ञान मिलता है। तो लर्निंग, किसी चीज़ को सीखना और एक्सेप्ट करना कि मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है आज, तो वो बहुत कम लोगों में है। तो वो मुझे लगता है कि वो पेशेंस होनी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप न्यू पेरेंट्स बनते हो। इतना कुछ अवेलेबल है ना आजकल, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, किताबों में इतना कुछ अवेलेबल है कि एक्चुअली कई बार पेरेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है कि किसकी सुने किसकी ना सुने। सेम टॉपिक पे 3-4 लोगों की डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, बट इवेंचुअली आप अगर उनको ओपिनियन डिफरेंट होगी लेकिन अगर आप उसका तरीका देखोगे या एंड आउटकम देखोगे तो वो यही होगा कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपका बेबी एक पर्टिकुलर चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो, एक पर्टिकुलर इंसान को आप या डॉक्टर को फॉलो कर रहे हो और उसके जो भी एक्सपीरियंस है उसके साथ आपका बेबी अच्छा चल रहा है, अच्छा ग्रो कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मल्टीपल ओपिनियंस या मल्टीपल जगहों से इनपुट्स लेने चाहिए। सुनो सबकी, करो सिर्फ एक की। सो एक चीज़ को फॉलो करो, सुन सबकी लो लेकिन करो सिर्फ अपनी। डॉक्टर साहब, पहले होता था कि लोग कहते थे, डॉक्टर्स को भी पूछते थे जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती थी कि मेरे को लड़का ही चाहिए, आप बता दो। क्या आज के ज़माने में भी ये चीज़ सेम फॉलो हो रही है कि आज भी ये लड़का और लड़की का मैटर चल रहा है? देखो, सैड बट ट्रू है ना, आज भी है तो दुखद बात है, लेकिन आज भी सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम सोचते थे कि जैसे जैसे एजुकेशन बेटर हो रही है, यंग जो जनरेशन है वो, मतलब पहले डेफिनेटली जब हमारा देश आज़ाद हुआ थिंग्स वर डिफरेंट, एजुकेशन सिस्टम बना, पॉलिसीज़ बनी। उस टाइम पे मैं मान सकता हूँ कि थॉट प्रोसेस या मानसिकता जो है लोगों की वो कुछ ऐसी थी कि मेल प्रिडोमिनेंट सोसाइटी थी कि एवरीबडी वांटेड कि जी मेरा पुरुष प्रधान समाज जिसे कहते हैं वो था। तो हर इंसान चाहता था कि मेरे घर में एक लड़का हो जो फैमिली को लीड करे। पर जैसे जैसे गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई, हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्टेंस देनी शुरू करी और गर्ल्स आगे आनी शुरू हुई, फीमेल्स आगे आनी शुरू हुई। अब क्या ऐसा काम है जो फीमेल्स नहीं कर सकती? सब कुछ कर सकती हैं, फीमेल्स कैन डू एनीथिंग। सो जब लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं या किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, तो क्यों ऐसा थॉट प्रोसेस है, ये मुझे आज भी समझ नहीं आता। क्योंकि अभी भी एक, चलो पुरानी जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके मन में तो मैं मान सकता हूँ कि शायद वो मानसिकता होगी, लेकिन यंग पेरेंट्स, एजुकेटेड लोग, स्टिल दे आर
यू नो अंडरगोइंग दिस पॉलिसी की भी हमें एक लड़का चाहिए, कहीं ना कहीं मन में एक कसक ज़रूर रहती है कि एक बॉय बेबी हो जाए या लड़का हो जाए जी। उसका रीज़न क्या है मुझे भी समझ में नहीं आता है। इंडिया में बहुत पाबंदी है, इंडिया में बहुत स्ट्रिक्टनेस है हमारी कंट्री में सेक्स डिटर्मिनेशन को लेके कि हम पहले कभी किसी तरीके से पता ही नहीं करा सकते हैं। बहुत सारे लोग फॉरेन ट्रैवल करते हैं इन चीज़ों के लिए। सो विदेशों में ये चीज़ क्योंकि हो जाती है, बिना कोई लॉ नहीं है इन चीज़ों के रिगार्डिंग, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ की सोच अलग है, इसलिए वहाँ लॉ नहीं है ऐसा। तो यहाँ के लोग वहाँ विदेशों में ट्रैवल करके पता करवा लेते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी रेगुलेशन बनाना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर आप चाहते हो, जब तक लॉ स्ट्रिक्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि हमारे देश में मेल टू फीमेल का जो रेशियो है, सेक्स रेशियो है, वो अच्छा रहे जी, और लोग इस जो थॉट प्रोसेस है फीमेल की के कि मेल ज़्यादा बेटर है, इससे बाहर निकले, तो हमें लॉ स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे, तभी ये चीज़ जो है ना वो जो है सोसाइटी से लोगों के दिमाग से निकलेगी। कहते हैं ज़माना आगे बढ़ गया है, बट ये चीज़ अभी यहीं की यहीं खड़ी है कि बॉय और गर्ल में अभी भी नो डाउट बहुत चेंज आया है, नो डाउट बहुत चेंज आया है। बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्टेंस हो गई है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा है, लड़कियां बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अच्छे से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिमाग में है जी। जो एक कारण बहुत सारे लोग कहते हैं वो ये समाज में आता है कि लड़का है तो शायद बड़ा होके हमारा ध्यान रखेगा, और गर्ल्स की शादी हो जाती है तो बाद में हमारा ध्यान कौन रखेगा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे एज ए पेरेंट्स, तो हमारा ध्यान कौन रखेगा। तो आई थिंक मैंने एक बहुत ही प्यारी सी एक स्टोरी इस बारे में पढ़ी थी, तो शायद मैंने आपके साथ भी एक बार शेयर की थी। तो जस्ट एन एग्जाम्पल था उसमें कि एक बार एक जंगल में जैसे ना एक बर्ड्स होते हैं, हाँ जी, उनका एक फादर बर्ड होता है, तो उनकी मदर जो है वो बचती नहीं है, तो सिंगल फादर होता है। तो उसके पास 3 जो है ना बेटे होते हैं, वो छोटे पिजन होते हैं और 3 बेटे होते हैं। तो वो क्या करता है कि एक दिन पता लगता है कि जंगल में कुछ वुड कटर्स आ गए हैं जो जंगल कटने वाला है, तो उनका जो घोंसला है वो भी टूटने वाला है। तो उनको लगता है कि हमारा घर टूट जाएगा। तो जो फादर है वो बहुत मेहनत करता है, रातों एक ही रात में पूरी नदी पार करके दूसरे जंगल में नया घोंसला बनाता है जी। और अगले दिन जब वुड कटर्स आते हैं तो वो अपने बच्चों को एक एक करके वहाँ छोड़ने जाता है, मुंह में चोंच में लेके बच्चों को उधर छोड़ने जाता है। तो जब वो रास्ते में जाता है वो सोचता है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ इन बच्चों के लिए, देखो मैंने एक ही रात में सारा जंगल मतलब टाप के मैंने नया घर बना दिया इनके लिए। तो वो रास्तों में अपने बच्चे से पूछता है, जो उसका पहला बेटा है उससे पूछता है कि देख मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ तेरे लिए, है ना, तो कल को जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, तुम बड़े हो जाओगे, तो क्या तुम मेरा भी ऐसे ही ध्यान रखोगे? तो कहता है हाँ जी बिल्कुल आपका ध्यान रखूंगा मैं, जैसे ये सब कर रहे हैं ऐसे ही मैं रखूंगा आपका ध्यान, आपने मेरा ध्यान रखा जी। तो वो लेकिन ना खुश नहीं होता उस जवाब से जो फादर होता है जी। सिमिलरली जब वो वापस आता है दूसरे पक्षी को अपने बच्चे को लेके वापस छोड़ने जाता है, तो उससे भी पूछता है कि भाई देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, रात ही मैंने तुम्हारे को एक ही रात में नया घर बना दिया, तुम कल को मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या मेरा ध्यान रखोगे जी? कहता है हाँ जी डैडी बिल्कुल रखेंगे, कि ऐसी क्या बात है कि आपने हमारा कहा, दूसरे ने भी सेम बोला जी। फादर इज स्टिल नॉट हैप्पी, जो उनका फादर होता है वो भी खुश नहीं होता। फिर वो वापस आता है तीसरे बच्चे को लेने के लिए। जब वो तीसरे को लेके जाता है ना, उससे भी यही पूछता है कि भी बेटा तुम मुझे बताओ कि तुम जब बड़े हो जाओगे तो जितनी मेहनत मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, इतना मैं कर रहा हूँ, क्या तुम भी करोगे मेरे लिए, मेरा ध्यान रखोगे? वो ऐसा बोलता है कि फादर की पिताजी या मैं फादर, रिस्पेक्टेड फादर, मैं जो है ना वो प्रॉमिस नहीं कर सकता मैं कि मैं आपका ध्यान रख पाऊंगा जी, है ना, कि मैं कोशिश करूंगा पर मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं आपका उतना ध्यान रख पाऊंगा। कल को मेरे हालात क्या होंगे उस समय पे, जब मैं बड़ा होऊंगा आप बुजुर्ग होगे, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे हालात क्या होंगे। अगर मेरे हालात अच्छे हुए और मैं कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूंगा, आपका ध्यान जरूर रखूंगा। इस बात को सुन के फादर जो था वो खुश हुआ, उसको बेटर लगा कि मेरे बच्चे ने कम से कम सच बोला है, झूठी तसल्ली हाँ, मेरे बच्चे ने सच बोला और वाकई में ये सच है। आजकल पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़का है तो हमारा ध्यान रखेगा जी, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी सिचुएशन क्या है कोई नहीं समझता। एक बात जो उस बच्चे ने, उस पक्षी ने वहां पहुंचने के बाद अपने घोंसले में बोली, उसने ये बोली कि पिताजी ये बात मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जितना ध्यान आपने मेरा रखा है इतना ही ध्यान मैं अपने बच्चे का भी रखूंगा, एक लेगेसी फॉलो करूंगा। सो दिस इज एक्चुअल पेरेंटिंग। जब आप अपने बच्चों को जो
कहते हैं टीचिंग्स देते हो या जो लेसन्स देते हो, वही टीचिंग्स या लेसन्स या जिस तरीके से आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हो जी, उसी तरीके से अगर आपका बच्चा अपने बच्चे का ध्यान रखे तो ये एक सक्सेसफुल पेरेंटिंग है। ना कि जो आजकल का समाज कहता है कि आप बेटा है तो देखो सारी उम्र पेरेंट्स ने किया, अब जब बुजुर्ग हो गए तो ध्यान नहीं रख रहा जी। लेकिन उसकी क्या सिचुएशन है, मैं ये नहीं कहता कि अगर सिचुएशन अलाउ करे तो डेफिनेटली करना चाहिए, 100% करना चाहिए, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कई बार काम के लिए या किसी और मजबूरी वर्ष आप नहीं कर पा रहे हो तो माँ बाप की ब्लेसिंग्स यही होनी चाहिए कि जो हमने तुझे सिखाया वो तू अपने बच्चों को जरूर सिखाना। तो मुझे लगता है कि इतनी प्यारी स्टोरी थी और इतना प्यारा वो था कि पेरेंटिंग का मतलब ही चेंज हो गया मेरे लिए, कि पेरेंटिंग का मतलब ही चेंज हो गया टोटली, कि आप थोपो मत अपने बच्चे पे कि तू वापस मुझे रिटर्न कर, एक्सपेक्टेशंस ना रखो। हाँ, रिटर्न नहीं चाहिए आपको चाहिए कि जो आप सिखा रहे हो ये आगे जरूर अपने पास ऑन करे, ताकि आने वाली जो जनरेशंस हैं वो भी उन वैल्यूज को याद रखे, कोर वैल्यूज को याद रखे। जनरेशंस की बात हो रही है तो पुरानी जनरेशन और न्यू जनरेशन में बेबी पालने में, बेबी को एक बड़ा करने में कितना ज्यादा फर्क है? देखो फर्क तो ऐसा है कि देखो फर्क इसलिए आ गया, फर्क तो है डेफिनेटली, और वो फर्क इसलिए आ गया क्योंकि हम लोग एडवांस कर गए हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, चीज़ों की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। पहले थोड़ी ना, मतलब पहले तो ऐसे इजीली अगर आपका डॉक्टर बच्चों का कहीं एक डॉक्टर होता था कितने किलोमीटर पे जाके, जी, तो जनरल डॉक्टर्स ही देखते थे जी, ठीक। सो अगर आपको बच्चों के स्पेशलिस्ट को दिखाना है तो आपको इतनी दूर जाना पड़ता था, तो अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो पेरेंटिंग पे लगाई जाती थी पुराने ज़माने में वो इस वजह से लगाई थी क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी जी, दवाइयाँ इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी जी, किस बीमारी के लिए कौन सी दवाई सूट करेगी या नहीं करेगी या उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे नहीं पता होता था। जो बड़ों की दवाइयाँ होती थी उन्हीं को कैलकुलेट करके हाफ करके बच्चों को दे दिया जाता था। सो ये सब प्रैक्टिसेस पहले फॉलो की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे अवेलेबिलिटी हो गई, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, एजुकेशन बढ़ गई, आप इजीली अवेलेबल हो, कभी भी हॉस्पिटल जा सकते हो जी, तो उस वजह से चीज़ों में रिलैक्सेशन मिलनी शुरू हो गई। पहले कहते थे कि माँ अगर प्रेग्नेंट माँ का अगर बेबी हुआ है तो उसको खाने पीने पे इतनी पाबंदियां लगा दी जाती थी, राजमा नहीं खाने, चने नहीं खाने, इनसे गैस होगी तो माँ को गैस होगी तो बच्चे को गैस हो जाएगी, है ना। सिमिलरली माँ को कहा जाता था कि बाहर की चीजें नहीं खानी, स्पाइसी नहीं खाना, पंजीरी ज्यादा खानी है, घी नहीं खाना, देयर वाज सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस। खाने पीने को लेके हल्दी वाली चीज नहीं खानी, बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा, ये सब चीजें बनाई जाती थी। कुछ हद तक वो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि मदर अगर बीमार पड़ जाएगी तो वो इनडायरेक्टली बच्चा भी बीमार पड़ेगा, क्योंकि उसका ध्यान कौन रखेगा। सो एक माँ ही थी जो बच्चे का पूरा ध्यान रखती थी, तो अगर माँ ही बीमार पड़ गई तो उसका ध्यान कौन रखेगा। प्लस माँ बीमार पड़ेगी, उसको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, अगर माँ को दवाइयाँ खानी पड़ेंगी तो वही दवाइयाँ माँ के दूध में निकलेंगी बाहर, ना कि जो उसने खाया है वो बाहर निकलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो आजकल मदर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि तुमने ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, माँ बच्चे को दूध पिला रहे हो, तो तुम्हें ये नहीं खाना, तुम्हें ये नहीं खाना, तुम्हें ये नहीं करना। कुछ मेडिसिन्स को छोड़ के आप घर में जो बनी हुई चीजें हैं जो मर्जी खा पी सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस पर। एट द सेम टाइम बाहर का खाना हम भी बोलते हैं अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि उससे आप बीमार पड़ सकते हो। अगर आप बीमार पड़ोगे तो आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी तो वही दवाइयाँ ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट होती हैं जी, ठीक है। अगर माँ के खाने पीने से ही फर्क पड़ता तो आपको क्या लगता है कि एक मदर जो लेबर वर्क कर रही है या जो एक सड़क किनारे बैठ के बच्चे को दूध पिला रही है और एक मदर जो एयर कंडीशन में बैठ के बच्चे को दूध, क्या उनके दूध में फर्क है? सेम होगा, उनका दूध तो सेम है, ठीक है ना। बच्चे को दूध सेम मिलता है। माँ का दूध एक ऐसी चीज है जो चाहे सड़क पे बैठ के पिलाया जाए या एसी में बैठ के पिलाया जाए, सेम ही है। वो एक वरदान है, वो चेंज नहीं होता। माँ के खाना पीना पोषण का मकसद ये होता है कि अगर माँ का पोषण अच्छा होगा, खाना पीना अच्छा होगा, तो उसके अंदर इतनी हिम्मत होगी या इतना मिल्क प्रोडक्शन वो कर पाएगी कि वो बच्चे की भूख को मिटा सके। लेकिन अगर उसका खुद का पोषण ही अच्छा नहीं होगा तो उसकी दूध की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। सो ये जरूर फर्क होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बाहर की चीजें मत खाओ, अपना ध्यान रखो ब्रेस्ट फीडिंग में। तो लेकिन वो जो आजकल ये जो टसल, जैसे हमने कहा टॉक्सिक कल्चर की पहले बात की थी, वो इन्हीं चीज़ों से शुरू हो जाता है कि पुरानी जो हमारे बुजुर्ग है वो कहते हैं ये ना करो, ऐसे ना करो, बच्चे को कपड़े ना पहनाओ, बाहर ना जाओ, ये ना करो। वो सब चीज़ें वैलिड थी जब तक हमने तरक्की नहीं की थी, हमारी साइंस आगे नहीं बढ़ी थी, हमारे पास इजी। अब आजकल तो आप 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं, 5 मिनट में डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। सो इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं। तो आई थिंक कुछ रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। एट द सेम टाइम
कुछ रिस्ट्रिक्शन वो भी हमें रखनी चाहिए, चाहे उसको पुराने ज़माने की कह के रह लो, क्योंकि हम चाहते तो यही है कि आप उटपटांग चीज़ें ना खाओ। अगर आप नहीं खाओगे, आप बीमार नहीं पड़ोगे, तो आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा। ये राजमा और चने तो ठीक है, ये आप चीज़ें खा सकते हो, नॉर्मल घर का खाना जो बनता है आप सब चीज़ें खा सकते हो। मिर्च मसाले वाली चीज़ें इसलिए कम करी जाती थी कि गैस्ट्राइटिस ना हो जाए, माँ को गैस ना बन जाए। माँ की गैस बनेगी, माँ को दवाई खानी पड़ेगी। हाँ, माँ को दवाई खानी पड़ेगी। वो दवाई जो है ना, वो ब्रेस्ट मिल्क में जाती है, उससे बच्चे को इफेक्ट ना हो जाए। माँ की गैस का और बच्चे की गैस का कोई रिलेशन नहीं है आपस में। ये एक मिथ हम आज बस्ट कर देते हैं कि मदर को गैस हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि बेबी को भी गैस होगी। डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था न्यूक्लियर फैमिलीज वर्सेस ट्रेडिशनल फैमिलीज, बट एक टॉपिक और निकल के आ रहा है, दैट इज सिंगल पेरेंटिंग। सो सिंगल पेरेंटिंग में बच्चों की अपब्रिंगिंग में क्या फर्क पड़ता है? बहुत ही एक रेलेवेंट क्वेश्चन है आज के समाज को देखते हुए। तो मुझे लगता है कि दो चीज़ों का रेट मैं जो देख रहा हूँ समाज में बहुत बढ़ रहा है जी। 2 Ds मैं कहता हूँ, डाइवोर्स एंड डेट। कर्जा बढ़ रहा है जी और डाइवोर्स बढ़ रहा है जी। तो अगर आप ये 2 चीज़ों से बच सकते हो तो आई थिंक आप जितना बच सकते हो बचो जी। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब करो। जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ ज़रूरी है, बट सिंगल पेरेंटिंग जहाँ पे कई बार पेरेंट्स को सेपरेट होना पड़ता है, या अगर हम कहें कि एक पेरेंट अनफॉर्चुनेटली नहीं रहता है जी, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि आजकल जो है ना, लोगों को ये लगता है कि एक बच्चा अगर हुआ है तो आपस में पेरेंट्स की ऐसी टसल है या ऐसा वो रहता है कि पहले जो हमारे पेरेंट्स थे या बड़े थे, वो ये एटलीस्ट आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ना एक शायद बच्चे की वजह से सुलझा लेते थे जी। तो सुने होना है, पहले भी मदर्स कहती थी कि मैं तो बच्चे की वजह से रुकी हुई हूँ, नहीं तो मैं तो कब की चली जाती। तो ये हम मजाक में कहते थे जी। तो वो एक्चुअली कहीं ना कहीं सच था कि एक बच्चा एक ऐसी चीज थी जो दो मतलब पेरेंट्स को आपस में कनेक्ट करके रखता था या आपस में जोड़ के रखता था। पर आजकल क्योंकि इतना कह लो कि समाज ऐसा बदल गया है या सोशली क्या हो गया है, तो मदर्स को लगता है या फादर्स को लगता है कि बच्चा तो हम पाल लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है जी। तो हम अकेले पाल लेंगे। बट वो कौन सी बड़ी बात में फ़र्क क्या पड़ता है? अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी जो साउथ अफ्रीका में की गई थी जी। सो वहाँ पे उन्होंने बेसिकली ना एक बिहेवियर की स्टडी की, जहाँ पे उन्होंने बच्चे लिए जो अफ्रीकन समाज के थे, जहाँ पे सिंगल पेरेंटिंग बहुत कॉमन थी, क्योंकि उनके बहुत सारे जो मेल्स थे वो लड़ते हुए मर गए या शिकार करते हुए मर गए या फाइट्स में मर गए, वर्सेस वहाँ पे जो बाहर की कम्युनिटीज़ थी या उनमें डाइवोर्स रेट ज़्यादा था, या वर्सेस जो बाहर की कम्युनिटीज़ थी। ये बहुत पुरानी स्टडी है जी। जहाँ पे इंडियंस थे या बाकी कल्चर्स के थे, जहाँ पे डाइवोर्स का रेट या सिंगल पेरेंटिंग का जो रेट था वो बहुत कम था जी। तो इन बच्चों में जब इनके बिहेवियर की स्टडीज़ की गई तो ये देखा गया कि इन एक सपोज करो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना कुछ चॉकलेट्स रखी गई और उनको बोला गया कि या तो तुम आज की डेट में ये 2 चॉकलेट्स जो हैं वो ले लो हमारे से, नहीं तो जी हम तुम्हें 1 हफ्ते के बाद 4 चॉकलेट्स देंगे। तो उन्होंने बच्चों का रिस्पॉन्स देखा जी। आप सरप्राइज हो जाओगे कि जो सिंगल पेरेंटिंग वाले बच्चे थे ना, उन्होंने वो 2 चॉकलेट उठा ली उसी वक्त और चले गए। जो कपल्स थे या जो जिनके माँ बाप दोनों थे जी, उन्होंने सोचा और उन्होंने पेशेंस रखी, वेट करी और 1 हफ्ते के बाद 4 चॉकलेट्स लेके गए जी। सो उससे क्या बिहेवियर का चेंज पता लगा कि जो सिंगल पेरेंटिंग है उसमें उनका माइंडसेट या जो उनकी थॉट प्रोसेस है वो ऐसी हो जाती है कि उनको इमीडिएटली जो चीज़ मिलती है वो उसको लेना बेटर पसंद करते हैं बिहेवियर वाइज, इंस्टेड ऑफ हैविंग पेशेंस एंड वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू गेट मे बी मोर जी। क्योंकि उनको ये श्योरिटी नहीं थी कि हमें 1 हफ्ते बाद वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। उनको लग रहा था कि ये 2 चीज़ें सामने पड़ी हैं, अभी ले लो जी, 1 हफ्ते के बाद पता नहीं मिले ना मिले। लेकिन जिनके पास माँ बाप दोनों थे उनके पास ये पेशेंस और ये श्योरिटी थी कि अगर नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं जी, उनको बेटर आउटकम्स मिले। ठीक, तो एक बहुत ही अच्छा उसमें आउटकम मैसेज निकला। दिस वॉज पर्टेनिंग टू मोर ऑफ फादर्स जी, कि जिन घरों में पेरेंट्स थे साथ में या फादर था साथ में जी, उन बच्चों का एक
फाइनेंशियल थॉट प्रोसेस, एक पेशेंस जिसे कहते हैं, दुनिया को देखने का नज़रिया वॉज डिफरेंट कंपेयर टू जिनका फादर साथ में नहीं था। तो वो बहुत कॉमनली कहते हैं कि चाहे आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर फादर होता है आपका तो आपको एक तसल्ली होती है। एग्जैक्टली है ना। तो उसी चाहे आप बुजुर्ग भी हो जाओगे ना, आपका फादर 90 ईयर्स का भी होगा, तो भी आपको ये ना कहीं में एक सेटिस्फेक्शन होती है कि मेरा प्यो बैठा है यार, बैकबोन है ना, कि मेरी बैकबोन है जी। सो आई थिंक वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे कह लो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फीमेल्स की कहीं पीछे हैं, फीमेल्स हर चीज़ में बराबर हैं, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहिए। अगर कुछ चीज़ें टॉक्सिसिटी के लेवल पे पहुंच जाएं जो कि बच्चे के लिए भी हानिकारक है, तो डेफिनेटली हमें अलग अलग करना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें साथ रहना बच्चे के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जी। लेकिन अगर छोटे छोटे मन मुटाव, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, रोज़मर्रा की लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उनको अगर हम चेंज कर सकें, उनको हम रीफ्रेम कर सकें, जो मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि आपको अपने बच्चों को भी सिखाना है कि रीफ्रेमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। कई बार हम एक इंसान को लेके या किसी ऐसे इंसान को लेके जिनको हम टीवी में देख रहे हैं या दूर बैठे हैं, हम अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं, एक जजमेंट बना लेते हैं कि यार ये तो बंदा ठीक नहीं है। हमें उसकी असली सिचुएशन नहीं पता कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसका बचपन कैसा रहा था, उसका थॉट प्रोसेस क्या था, ये चीज़ें हमें नहीं पता। तो जब हमें ये चीज़ें पता ही नहीं है कि उस इंसान के बारे में, तो हम अपनी ओपिनियन कैसे बना सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रीफ्रेमिंग इज इंपॉर्टेंट। इंस्टेड ऑफ कि आप उसी टाइम मन में एक धारणा बना लो, उस फ्रेम को आप रीफ्रेम करो। हो सकता है कि उस इंसान के पास भी कुछ ऐसी मजबूरियां होंगी जिस वजह से वो ऐसा कर रहा है, ठीक। तो वो जब तक हमें नहीं पता, तो हमें रीफ्रेमिंग करनी चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। सिंगल पेरेंटिंग अगर पॉसिबल हो तो अवॉइड करनी चाहिए जब, क्योंकि अगर आपका मन मुटाव छोटा मोटा है, उसको प्लीज़ रिजॉल्व कीजिए किसी भी तरीके से, क्योंकि जब फादर मदर दोनों का बच्चे की अपब्रिंगिंग में बहुत ही बड़ा रोल है, और दोनों में से किसी का भी रोल जो है वो स्विच नहीं किया जा सकता। दोनों के रोल्स अपने अपने हैं और स्विच नहीं कर सकते आप। बहुत बार मदर्स को लगता है कि फादर ये नहीं कर रहे हैं, फादर को लगता है मदर्स ये नहीं कर रही, बट एक जो नेचुरल नेचर ने आपका एक एज ए मदर का रोल बनाया है और एक फादर का रोल बनाया है, आप उसको ओवरलैप थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन आप कहो कि टोटली स्विच कर लोगे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइंड सेट ही नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी नहीं कहते कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहो या टॉक्सिक रिलेशनशिप में साथ रह के बच्चे की अपब्रिंगिंग को भी खराब करो, वो भी नहीं होना चाहिए। एक चीज़ अगर एक लिमिट से ऊपर जा रही है तो डेफिनेटली उसको फिर आपको आगे का सोचना ही पड़ता है। पर कहीं ना कहीं वो कमी पूरी आप कहो कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, तो आप नहीं कर सकते। आप फादर की कमी या मदर की कमी आपस में स्विच रोल्स करके नहीं पूरी कर सकते। मदर का अपना रोल है, फादर वो सारी उम्र एक थॉट प्रोसेस रहता ही रहता है। इसीलिए कहते हैं कि आजकल बहुत जल्दी इजीली लोग कहते हैं ना कि जल्दी शादी कर लो, जल्दी शादी कर लो। तो मुझे लगता है शादी जब आप करो ना, तो उस समय पे एक थॉट प्रोसेस के साथ या एक सोच समझ के साथ, देखो हो तो कभी भी सकता है, प्रॉब्लम तो कभी भी आ सकती है, बट एटलीस्ट इतना ज़रूर हो कि 90% ऑफ द टाइम्स आप चीज़ों को जो है सॉर्ट आउट कर पाओ। 5-10% तो कुछ नहीं पता होता, है ना, वो तो कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल। आजकल एक कॉमन चीज़ चल रही है, अगर किसी का भी आज बॉडी टेस्ट हो, चाहे वो एडल्ट है चाहे वो बच्चे हैं, तो एक कॉमन चीज़ ये है कि डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ये 99.99% कॉमन क्यों है डॉक्टर साहब? देखो, विटामिन डी के ऊपर इतना रिसर्च और जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ में विटामिन डी को इम्पोर्टेंट माना जाता है। ब्रेन की ग्रोथ, बोन्स की ग्रोथ, प्रेगनेंसी, बच्चों की डेवलपमेंट, मसल्स की डेवलपमेंट, ओवरऑल इम्यूनिटी, आपकी ओवरऑल हेल्थ विटामिन डी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि इनडायरेक्टली विटामिन डी कैल्शियम को भी हैंडल कर रहा है। और फॉर्चुनेटली, मैं तो कहूँगा फॉर्चुनेटली, विटामिन डी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अब आप बोलोगे ये कैसे, है ना। तो विटामिन डी जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हमें, हम लेना नहीं चाहते, है ना। तो विद चेंजिंग लाइफस्टाइल विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, और सनलाइट फ्रीली अवेलेबल है। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि समाज चेंज हो गया, अब आप हर इंसान एयर कंडीशन में बैठा है। तो सुबह आप उठते हैं, अपने रूम में एयर कंडीशन से ऑफ करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, एयर कंडीशन फिर ऑन हो जाता है, ऑफिस पहुंचते हैं, फिर एयर कंडीशन चलता है, दिन भर आप एयर कंडीशन में रहते हैं, शाम को फिर निकलते हैं, फिर एसी गाड़ी में घर पहुंच जाते हैं। और जब तक आप
एक्चुअली में वर्कआउट करने या बाहर जा रहे हैं, वर्कआउट के लिए भी जिम्स बन गए हैं जी पहले ओपन वर्कआउट होते थे जी है ना, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ग्राउंड में जाके वर्जिश करते थे जी 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 है ना, तो आजकल तो ये सब तो खत्म हो चुका है है। ही नहीं। तो जब आप वर्कआउट या रनिंग या कुछ भी, तो अंधेरा हो चुका होता है, तो जी। सनलाइट फिर अवेलेबल नहीं है। जी 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 तो ऐसे ही बच्चे हो गए हैं, जी बच्चों को भी ऐसा ही बना दिया गया कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो हम खुद ही नहीं चाह रहे हैं कि बच्चे हमारे धूप में जाएं खेलें। जी हम सोचते हैं हमारा बच्चा काला हो जाएगा, टैन हो जाएगा, तो धूप में नहीं जाना। जी बिल्कुल। सो हम खुद ही रोक रहे हैं अपने बच्चों को, हम खुद भी नहीं जा रहे हैं और बच्चों को भी रोक रहे हैं। बिल्कुल। तो इनडायरेक्टली विटामिन डी हम अपने शरीर से खुद ही कम कर रहे हैं। जी तो जो चीज़ इजीली अवेलेबल Naturally थी, available कुछ नहीं था, उस पे भी हमें अब दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। जी तो उसको पूरा करने के लिए जब विटामिन डी कम आ जाता है तो फिर हम दवाइयाँ खाते हैं, टैबलेट्स भी आती हैं, सैशेस भी आते हैं, शॉट्स भी आते हैं, जी वो खाने पड़ रहे हैं लोगों को। और पहले क्या होता था कि चलो कोई बीमार है तो वो खा ले, अब तो ये कह दिया गया है कि आप रूटीनली सप्लीमेंट करो अपने आप को, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप धूप में 15-20 मिनट एटलीस्ट निकालो, और एक चीज़ और है, आप पूरा कोट पैंट हैट सब कवर करके अगर धूप में बैठे हो ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक्चुअली में आपको अपनी बॉडी को मैक्सिमम एक्सपोज करना होता है, तभी गोरे बीच पे। यस सो वो जो गोरे बीच पे बैठते हैं ना, जहाँ पे वो एक शॉर्ट्स पहन के जी या फीमेल्स बिकिनी पहन के, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे समाज में करना शुरू कर दो, पर जितना हो सके शॉर्ट्स पहन के, या अगर बैल्कनी में आपके धूप आती है, बहुत ईजी है, जरूरी नहीं है कि आपको बाहर ही जाना है जी, आपकी बैल्कनी में धूप आती है, आपकी छत पे धूप आती है, अब वहां पे जाके 10 मिनट बैठ सकते हैं, 20 मिनट बैठ सकते हैं दिन में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घोर धूप में आप 12 बजे जाके बैठ जाओ या 3 बजे बैठ जाओ, सुबह वाली आप सुबह 10-11 बजे अगर बैठ सकते हो बैठो, एटलीस्ट छुट्टी है, आपका ऑफ है, उस दिन बैठो। सनराइज जब हो रहा है सुबह, उस टाइम पे अपने रूटीन को बेटर बनाओ, इंस्टेड ऑफ कि आप सनसेट के बाद अपना काम करो। जी जी। जिम्स जरूर खुले हैं, शायद जिम वाले लोगों को बुरा भी लगे, पर जिम इसीलिए चल रहे हैं, जिम भी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आप अंधेरे में जा रहे हो, वहां पे भी, वहां भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं है। बिल्कुल। सरकार ने इसीलिए ओपन जिम्स बनाए, ग्राउंड्स में जिम्स लगा दिए जी। तो वही काम अगर आप ग्राउंड में करोगे, लेकिन आप देखो सब खाली पड़े होते हैं, बिल्कुल कोई नहीं करता वहां पे। एसी वाला जिम चाहिए आपको, जिम भी एसी वाला चाहिए, ठीक है ना। तो जब आपको जिम भी एसी वाला चाहिए, आप ओपन जिम करना ही नहीं चाहते हो, फिर हम इनडायरेक्टली बोलते हैं सरकार हमारे लिए क्या कर रही है ना। ये तो कितना बेसिक चीज है जो गवर्नमेंट ने आपके लिए कितनी अच्छी कर दी सरकार ने, कि ग्राउंड्स में ओपन जिम लगा दिए। अब देखो लोग कहते हैं वो टूटे हुए हैं, उनकी कोई रिपेयर नहीं कर रहा, जब वहां पे कोई करना ही नहीं जा रहा तो उनकी रिपेयर भी उसी तरीके से है। अगर आप रोज करोगे जी, उस जैसे आप जिम में जाते हो, कोई मशीन नहीं चलती है तो आप जिम वाले इंस्ट्रक्टर को बोलते हो कि चल नहीं रही, इसको ठीक कराओ जी। सिमिलरली अगर आप रोज जाओगे, आपको वो चीज दिखेगी कि नहीं वर्क कर रही, तो उसके लिए भी अथॉरिटीज हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, आप जाके बोलिए करेंगे ठीक, क्यों नहीं करेंगे, आप लेटर लिखिए करेंगे ठीक, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन अब आप करते ही नहीं हो तो क्यों करेंगे जी। तो मुझे लगता है कि ओपन में घूमना, सनलाइट एक्सपोजर होना बड़ों के लिए एज वेल एज बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी की कमी को नेचुरल वे से ठीक किया जा सकता है। जहां पे डेफिशिएंसी हो वहां जरूर हमें खानी पड़ती है दवाई जी, लेकिन वो डेफिशिएंसी ना हो, वो बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए सनलाइट एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आपको ज़रूर सनलाइट एक्सपोजर करना चाहिए। और आई थिंक पेरेंट्स को कई बार ये लगता है कि हमारा बच्चा धूप में जाएगा तो टैन हो जाएगा जी। आई थिंक सनस्क्रीन्स आजकल इजीली अवेलेबल है, बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। इनफैक्ट नेचुरल मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन अवेलेबल है, ओट मील बेस्ड सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं, जो कि स्किन के डीप नहीं जाती हैं, ऊपर लेयर बना के रहती हैं जी जी। सिर्फ लेयरिंग करनी बिल्कुल। तो SPF 30 मिनिमम होना चाहिए, 50 हो, जैसे कहते हैं हम SPF फैक्टर्स होते हैं जो UVA UVB लाइट्स को रोकते हैं ताकि हमारी स्किन पे टैनिंग ना हो। तो वो वाले जो फैक्टर्स हैं वो SPF 30 मिनिमम हो, 50 हो तो बहुत बढ़िया है जी। तो SPF 30 to 50 वाली आप सनस्क्रीन जो बच्चों के लिए सेफ है, इजीली अवेलेबल है आजकल, आप उन सनस्क्रीन्स को 3 महीने से बड़े बच्चे जो होते हैं, कुछ उनके लिए सेफ हैं, कुछ 6 महीने से बड़े अवेलेबल हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं एज वाइज है। आप बच्चों को सनस्क्रीन लगाइए, डेली लगाइए, लेकिन एट द सेम टाइम उनको आप प्लीज बाहर भी खेलने दीजिए, उनको धूप में जाने दीजिए, तभी ये आप लॉन्ग टर्म में कब तक विटामिन डी पिलाते रहोगे, उनको नेचुरली भी विटामिन डी ले लेने दीजिए। एज ए पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोटोलॉजिस्ट, आपके पास जब पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके, तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस उनके क्या होते हैं डाइट के रिलेटेड? आई थिंक हमने पहले भी इस पे बोला है कि एक शायद हमारा पहले भी हमने पॉडकास्ट में बात की थी इस पे, कि हर माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, है ना। तो
सबको लगता है कि मेरे बच्चे को भूख लगने की दवाई दे दो। ये दोबारा भी इसीलिए पूछा है हाँ। क्योंकि ये प्रॉब्लम डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है कि बच्चे खाना ही नहीं खाते। बिल्कुल। तो उनको बेसिकली ये लगता है कि जो कॉमन आके लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा ना मुंह नहीं खोलता। मैं बता रहा हूँ, ये हर पेरेंट इसके साथ रिलेट करेगा जी कि जी हम जब खाना खिलाते हैं ना तो बच्चा मुंह ही नहीं खोलता, क्या करें जी, जबरदस्ती थोड़ी ना डाल देंगे अंदर, जी। बच्चा मुंह ही नहीं खोलता। अब मैंने पहले भी कहा था और फिर से कहूँगा कि कोई भूख लगने की दवाई की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई टॉनिक की, कोई मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं होती जी। हर इंसान जो पैदा हुआ है उसको भूख लगेगी ही लगेगी जी। अगर वो इंसान हेल्दी है, प्लेफुल है, बच्चा प्ले कर रहा है, एक्टिव है, उसको भूख लगेगी ही लगेगी। प्रॉब्लम कहाँ होती है, हम उसी भूख को किसी और चीज़ों से रिप्लेस करते हैं। जी। हम उनको बिस्किट्स खिलाते हैं, हम उनको रस खिलाते हैं, हम उनको ब्रेड खिलाते हैं, हम उनको नमकीन खिलाते हैं, हम उनको चिप्स खिलाते हैं, हम उनको चॉकलेट्स खिलाते हैं, हम उनको दूध पिलाते हैं। जी। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम दूध बंद ही नहीं करते हैं 1 साल के बाद। जी। तो हम इन चीज़ों से कहीं ना कहीं जब उसको भूख लगती है या वो खाने के लिए मुंह नहीं खोलता है जी, तो हम उसको किसी और चीज़ से रिप्लेस कर देते हैं। बच्चे का दिमाग जो है ना वो बहुत ही कैलकुलेटिव है जी। उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि अगर मैं मुंह बंद रखूंगा जी, आधा घंटा ये लोग कोशिश करेंगे, मैं मुंह बंद रखूंगा, थू करूंगा, बाहर निकालूंगा। जी। दूसरा, अगर मैं रोऊंगा और अपनी जिद करूंगा जी, तो ये अगर घर में 5 लोग हैं तो उनमें से एटलीस्ट एक इंसान है जो मेरी बात मान लेगा, वो सिंपैथेटिक हो जाएगा। बस। तो वो उसको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाता है। जी। और आप अपने घर में भी इस चीज़ को अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शांति से बैठ के सोचेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है और 99% घर में यही हो रहा है। जी, मतलब उनको अदर चीजें देने की बजाय सिर्फ खाने का ही। अगर आप उस टाइम पे बच्चा मुंह नहीं खोल रहा है जी, आप उसको फोर्स फीडिंग मत कीजिए, आप No छोड़ दीजिए force उसको। feeding। जी, आप उसको छोड़ दीजिए, आप उसको 1 घंटा 2 घंटा छोड़ दीजिए। जी। मैं कहता हूँ, आप लोग, कई माएँ कहती है मेरा बच्चा तो 6-6 घंटे नहीं खा रहा, 8-8 घंटे नहीं खा रहा, 12-12 घंटे नहीं खा रहा। ठीक है, उनमें क्या है, अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं जी, आप क्या चाहते हैं, आपकी गाड़ी, आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया है जी, कितना क्या करे, एवरेज दे अच्छी, ज़्यादा किलोमीटर चले ना, जी। आपको दोबारा पेट्रोल कम डलवाना पड़े, जी। यही चाहते हो आप। जी, जी। अगर हमारी एक शरीर भी मशीन है, इस मशीन के अंदर अगर मैं तेल कम डाल रहा हूँ जी, और कम तेल डाल के मेरी मशीन ठीक चल रही है तो मैं ज़्यादा क्यों तेल डालूँ उसके अंदर। इट इज़ वेरी सिमिलर। हम अपने ही रोज़मर्रा की चीज़ में जहाँ पे हमें दिखता है ना वो हम प्रॉफिट चाहते हैं जी। कि अब मेरी मशीन में अगर तेल डालने से, या डीजल है, मैं जनरेटर में डीजल डाल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ यार कम से कम डालूँ, मैक्सिमम आउटपुट दे मुझे। जी, जी। ऐसे ही हमारा शरीर है, कम से कम डालो और मैक्सिमम आउटपुट की वेट करो। जी, उसको भूख लगेगी, अपने आप खाएगा। वेट की। सब कहते हैं जो 1 बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, जो 3 बार खाए वो रोगी। ठीक। सो 1 बार खाने वाला योगी है, 2 बार खाने वाला भोगी है, 3 बार खाने वाला रोगी है। सो इसका मतलब क्या, अब आप कहो कि जी अडल्ट्स हैं, हम तो 8-8 रोटियां खाएंगे, हम तो 20-20 रोटियां खाएंगे, क्यों नहीं खाते? बचपन में हम चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा खाए। जी। वही बच्चा जब 22-25 साल का हो गया तो कहते हैं खाना बंद कर दो, अब कम खाओ, क्यों खा रहे हो तुम? तो क्यों ना आप अपनी बॉडी को वैसे ही ट्रेन। डेफिनेटली जब आप बचपन में होते हो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन आपकी बॉडी जो है ना वो इतनी ब्यूटीफुली भगवान ने बनाई है, इतनी खूबसूरती से बनाई है कि जब उसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो अपने आप डिमांड आ जाएगी। जी। आपको कहने की जरूरत नहीं, आपको साइन मिलने शुरू हो जाते हैं उस चीज़ के। बस एक ही शर्त है, घर में 5 लोग हैं तो जिद मत मानो, जो ऑल्टरनेटिव फूड्स हैं, जी, पैक्ड फूड्स हैं, वो देना बंद कर दो, दूध देना बंद कर दो। जी। खाना जब बच्चा बोले आप जो घर का खाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो आप घर में बनाते हो ना वही बच्चे को खिलाना है। जी। और ये ट्रेनिंग 6 महीने से स्टार्ट हो जानी चाहिए। बहुत बार पहले 6 मंथ्स के बाद जब बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस करते हैं तब पेरेंट्स अपने तरीके से कभी कुछ दे दिया लाड प्यार में, कभी केक खिला दिया, कभी कुछ कर दिया कि मेरा बच्चा पहली बार खा रहा है, बहुत खुश होते हैं। जी। वही बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तो कहते कुछ खाता ही नहीं है ये तो। अब ये बच्चा आदत ही लगा दी है। तो आदत तो आपने खुद लगाई है, आपने खुद 6 महीने से लेके 3 साल तक। मेरे पास तो जो पेरेंट्स आते हैं ना वो कहते हैं 1.5-2 साल पे कि जी मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है। मैं उनको कहता हूँ कि इनडायरेक्टली आप अपनी ही पेरेंटिंग पे सवाल उठा रहे हो। तो आप बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने उसके साथ 6 महीने से लेके 2 साल तक क्या किया
आप उस पर क्वेश्चन उठा रहे हो, आप अपने ऊपर ही सवाल उठा रहे हो। बिल्कुल। जब आप कह रहे हो मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा, जी। भगवान ने उसको एक ही चीज सिखाई थी, दूध पीना। जी। 6 महीने तक उसने दूध पीना था। उसके बाद आपने उसको खाना खाना सिखाना था, तो आपने जैसा बनाया वो बन गया। जी। उसको तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई भगवान ने कुछ करके भेजा, आपने किया। जी। जो चीज आपने करी है उसको ठीक भी आप ही करोगे। जी। ना कोई दवाइयाँ ठीक कर सकती है, ना डॉक्टर ठीक कर सकता है। इसको आप ही को ठीक करना है। आपकी बिहेवियर ने, आपकी नेचर ने, आपकी जो पॉलिसीज घर में आप यूज कर रहे हो उन्होंने, आपने ठीक करना है, किसी और ने ठीक नहीं करना है इसको। जी जी जॉर्ज साहब, दुनिया में हर एक सेक्टर में एआई का बोलबाला है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गए, टेक हो गया, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आज एआई बहुत अपना रोल निभा रहा है। क्या आने वाले समय में डॉक्टर भी एआई होगा? देखो, एआई जो है ना, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ज़रूर हर एक प्रोफेशन के काम को आसान कर सकती है जी, पर आप ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकते। समझ रहे मेरी बात? जी। एआई बनाई किसने है? ह्यूमन ने। तो बाप बाप है, बेटा बेटा है। बिल्कुल, बेटा बाप को रिप्लेस नहीं कर सकता। जी। तो एआई चाहे बनाई आपने ही है, आपने अपनी तरफ से ऐसी चीज़ें बना दी हैं कि वो ह्यूमंस को शायद कुछ एरियाज में रिप्लेस कर पाए, पर जो एक जजमेंट की पावर है वो एआई में नहीं है। तो एआई के पास एल्गोरिदम्स हैं जी, एआई के पास एक सेट प्रोटोकॉल्स हैं, एक सेट सॉफ्टवेयर है जी, चाहे उसमें 10,000 करोड़ लाख कुछ भी सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम्स आप डाल दो। लेकिन ऐसी सिचुएशन जब आएगी, मैं एग्जांपल लेता हूँ जी, कि एक ऑपरेशन, आजकल लोग कहते हैं रोबोटिक सर्जरी हो जाएगी। हाँ जी, रोबोटिक्स करा लेंगे तो गोडे चेंज हो जाएंगे। हाँ, तो रोबोटिक चेंज करेंगे तो रोबोट में आके, एक्चुअली में रोबोट ऑपरेशन नहीं करता है, ऑपरेशन तो डॉक्टर ही करता है। जी। एक कंसोल होता है जी, उस कंसोल में बैठ के उस रोबोट को डॉक्टर ही चलाता है, ऑपरेट करते हैं। हाँ जी, सो चलाता तो डॉक्टर ही है। अब आप एक ऑपरेशन कर रहे हो, उस ऑपरेशन में करते हुए एक नस आपने एक एल्गोरिदम डाला है कि 99.99% लोगों में सपोज एक जो नस है या नाड़ी है ब्लड वाली, जी, वो एक जगह पे है जी, लेकिन शायद 0.01% में वो नाड़ी वहाँ इधर की बजाय कहीं और को जा रही है। जी, वो तो बनावट में हो सकता है चेंज। जी, जी। अब एआई को तो पता नहीं है, एआई को तो एक सेट एल्गोरिदम पता है, 100% एक्यूरेसी। हाँ, उसको तो ये पता है कि यहाँ से जाएगी, मैंने यहाँ कट मारना है। अब उस कट के रास्ते में अगर वो नाड़ी आ गई और उसने कट मार दिया जी, बिना डॉक्टर के देखे, जी, तो क्या होगा? फिर तो जय जयकार। तो इसलिए वो जो जजमेंट की पावर है कि जब आप रोबोट ह्यूमन के पास है, वो ह्यूमन के पास है, वो एआई नहीं हो सकता। कुछ फील्ड्स में एआई हमें हेल्प करेगा, जहाँ पे सेट प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, जहाँ पे जैसे रेडियोलॉजी है, जहाँ पे सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होती हैं, चीज़ें होती हैं, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड होते हैं, वहाँ पे एआई हमें हेल्प करेगा, क्योंकि एआई एक सेट प्रोटोकॉल्स बना देगा। जी, आप एक सेट जो रूटीन वाली चीजें हैं जी, उसमें एआई हेल्प करेगा, बट एआई ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, हेल्प कर पाएगा, खासकर डॉक्टर्स को। बिल्कुल। सो आप हेल्प तो ले सकते हो एआई से, लेकिन आप सोचो कि ह्यूमंस को हम खत्म ही कर देंगे बीच में से, वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। एज पर द न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिला है कि बच्चों में, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों की और उसके बाद टीनेजर्स की, ड्रग्स बहुत बढ़ रहे हैं। एंड आपने कौन कौन से केसेस ऐसे हैंडल किए हैं और आपने क्या जज किया उनमें से? आई थिंक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और बिल्कुल बहुत ही सीरियस, बढ़ भी रहा है, सीरियस इशू है जी। सरकार बहुत कुछ कर रही है अपनी तरफ से, बहुत सारी रोक लगाई जा रहे हैं, कानून बन रहे हैं जी, बट कहीं ना कहीं फिर भी हो रहा है। बिल्कुल। तो आई थिंक बच्चों में इसकी जो यूजेज है या जो कह लो कि एक्सीडेंटल इंजेक्शन है, जी, बहुत बढ़ गई है। जी, तो वो क्यों बढ़ गई है? इट इज़ बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी। अवेलेबल है वो चीज़ें, जी, इसीलिए बढ़ रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ छोटे बच्चों की चीज़ें की, एक वो दूसरी चीज़ है कि वो क्या आसपास देखते हैं, जिस पे भी डिपेंड करता है, और ये एज भी कितनी है वो भी बताओ। हाँ, तो ड्रिंकिंग हैज़ बिकम वेरी कॉमन। पहले ज़माने में क्या होता था, एक बड़ों के साथ या कह लो बच्चों में और बड़ों में एक पर्दा होता था कि चाहे बच्चा जवान भी हो जाए, उसकी शादी भी हो जाए, फिर भी मेरे फादर लगा लो, वो मेरे ग्रैंडफादर के सामने बैठ के अल्कोहल कंज्यूम करने से पहले 100 बार सोचते थे। जी, ठीक है, एक वो पर्दा था, रिस्पेक्ट कह लो या पर्दा था। उससे क्या होता था कि आपको कहीं ना कहीं एक इनिबिशन होती थी कि मेरे को ये सब चीज़ें नहीं करनी है, नशे नहीं करने हैं। जी, आजकल
इसको आप जेनजी कह लो, मॉडर्न पेरेंटिंग कह लो। लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा 18 साल का होगा या 20 साल का होगा, मैं उसको साथ में बैठ के ड्रिंक करवाऊंगा या पिलाऊंगा। जी देखो कुछ हद तक ठीक है कि आप उसको मॉडर्नाइज कर रहे हो, या एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि हमारे बच्चे आपसे छुपा के कोई काम ना करें, आपके सामने करें जो करें, जी, ओपनली हो जो भी हो, वो ठीक है, वो वाला एस्पेक्ट ठीक है। बट एट द सेम टाइम आप उनको शायद एक्सपोजर दे रहे हो ड्रग्स का या नशों का। सो अल्कोहल एक नशा है। अगर आपका बच्चा अल्कोहल आपके साथ बैठ के पी रहा है, या आपके हो सकता है कल को जब वो बाहर हो, जी, अकेला हो, जी, किसी ऐसी कंपनी में हो जहाँ पे इससे हायर नशे किए जाते हो, ठीक है, वो उसको ट्राई करने की कोशिश भी करे, क्योंकि स्टेप 1 तो उसने कर लिया। वही मैं कह रहा हूँ ना। तो आप एक लेवल अचीव करे हुए हो जी, और वो आपने अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के किया है जी। आप जब नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करोगे, आपको उसके लिए तो इनिबिशन है अपने पेरेंट्स के लिए। तो जब आप किसी हायर नशे पे जाने की बात करते हो, तो वो तभी जाता है इंसान। शुरुआत हमेशा नीचे से ही होती है। तो अगर आपको बेसिकली, मतलब मुझे लगता है कि आप अगर पेरेंटिंग कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपके सामने ओपनली हर चीज़ को रखें, आपके सामने करें जो भी करना है, जी, 1 राइट एज होनी चाहिए। टीनेजर्स में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको इसमें बोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरा 16 साल का बच्चा मेरे साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा है। जी, वो गलत है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बोस्ट करने वाली प्रॉब्लम नहीं, मतलब बात नहीं है। ये कूल बनने वाली बात नहीं, इसमें कोई कूल नहीं है, कोई इसमें बोस्ट करना ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो एज ही नहीं है। वो इसलिए एजेस बनी है या सोच समझ के बनी है क्योंकि आपकी समझ या आपको कितना कंज्यूम करना है, कितना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, कितना बुरा है इसके आगे, वो आपको नहीं पता है। जैसे सरकार ने भी रेस्टोरेंट्स में या बार्स में लगाया 21 साल से नीचे एज है ना वो। तो बीच में 25 साल थी, तो उससे नीचे। तो इट इज बिकॉज कि आपकी डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी या मैच्योरिटी उतनी नहीं है, इसीलिए आप करोगे। बिल्कुल। और आप उसको करने के बाद आपकी बॉडी को क्या हार्म होगा, आप कहीं एक्सीडेंट ना कर बैठो, आप कहीं उल्टा कुछ ना कर बैठो। तो वो उन सब चीजों को रोकने के लिए किया गया है। जी। तो मुझे लगता है कि ड्रग्स की कंजम्पशन इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारे आसपास सोशली ड्रग्स की कंजम्पशन, अल्कोहल इज ऑल्सो अ ड्रग, की कंजम्पशन बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जब वो बढ़ती है तो हमारे जो जनरेशन हमें देख रही है वो भी ये चीज़ों को देख रही है कि जब मेरे फादर या पेरेंट या मेरे घर में बाकी लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। जी। और वो उस चीज़ को जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। बिल्कुल। जैसे जब हम छोटे थे तो हमें लगता था कि मेरे पापा गाड़ी चला सकते हैं, मैं तो 16 साल में गाड़ी चला दूंगा, है ना, कि मैं उनको देख के सीख जाऊंगा, मैं चला लूंगा गाड़ी। ऐसे ही उनको लगता है कि जब मेरे घर पे बाकी लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। जी। तो वो जल्दी करने की कोशिश होगी। बिल्कुल। क्योंकि वो हर चीज़, बच्चों में एक जुनून होता है कि मैं उम्र से पहले वो चीज़ करना चाहता हूँ, वहाँ पे हम फंस जाते हैं। जी। आप मानोगे नहीं, अभी रिसेंटली मैंने एक कुछ ऐसे बच्चे देखे, एक बच्चा 5 साल का, 6 साल का, एक बच्चा कुछ 9-10 साल का। उनके घर में एक पार्टी चल रही थी जी, और उस पार्टी में ड्रग्स यूज़ की जा रही थी। वो बच्चे भी वहाँ पे थे? हाँ, वो बच्चे भी वहाँ थे। उन बच्चों ने एक्सीडेंटली जी मैरिजुआना जिसे हम कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं, माय गॉडनेस, उन्होंने वो कंज्यूम कर ली। आर यू सीरियस? यस। सो वो टैबलेट्स उन्होंने कंज्यूम कर ली। वो हमारे पास हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आए। तो इट वाज फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा कि एक 5-6 साल का बच्चा और एक उसका बड़ा भाई 10 साल का जी, वो खेल रहे थे, उनको नहीं पता था कि इसमें क्या है जी, एक्सीडेंटली उन्होंने कंज्यूम कर ली। अब प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद हॉस्पिटलाइज रहे वो, 1-2 दिन स्टेबल हुए, भगवान की कृपा रही कि देव ठीक होके चले गए जी। बट आप देखो कि वो शुरुआत तो हो गई। बिल्कुल। 10 साल वाला बच्चा, 11 साल वाला जो बच्चा था वो रिलेटिवली स्टेबल था, उसने वो कंज्यूम करा। अब क्या होगा कि उसने देखा कि उसके घर में चल रही है, उसके घर में पड़ी है वो चीज़। ये चीज़ के ऊपर कहाँ से हो रही है अवेलेबल, कहीं से तो आ रही है जी, कहाँ से आ रही है, क्यों अवेलेबल है ये, ऐसे घर में पार्टी में क्यों चल रही है ये चीज़ जी। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर सरकार तो कानून बना रही है, रूल्स कर रही है, बट कहीं ना कहीं लूप होल्स रहेंगे। एज पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से एक्सपोज ना होने दें। दैट मीन्स पेरेंट्स अगर ओपनली कर रहे हैं तो बच्चे देख के करेंगे। बिल्कुल करेंगे, और कॉपी तो करेंगे ही अपने पेरेंट्स को। और फिर यही बच्चे जब आज से 15 साल बाद या 20 साल बाद ड्रग एडिक्ट्स बन जाएंगे या नशे में पूरी तरीके से धुत हो जाएंगे, तब यही माँ बाप जब बूढ़े हो जाएंगे या बुजुर्ग हो जाएंगे, उन बच्चों को लेके हॉस्पिटलों में जाएंगे, डॉक्टरों के पास जाएंगे, नशा मुक्त केंद्रों में जाएंगे कि हमारे बच्चे को नशे से छुड़वाओ। मीन्स शुरुआत घर से ही हो गई। आप कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स
आप पहले बताओ कि आप क्या कर रहे हो अपने बच्चों के लिए कि वो ऐसा ना करें, तब आप बात करो कि सोसाइटी क्या कर रही है या सरकार क्या कर रही है। पहले तो आप कुछ करो ना, फिर सोसाइटी या सरकार की बात करो। आप उल्टे काम कर रहे हो और आप चाहते हो सरकार और सोसाइटी अच्छे काम करे, वो कैसे होगा? वो नहीं हो पाएगा। आपको एक और केस सुनाता हूँ। आज से कुछ 4-5 साल पहले एक 8 साल का बच्चा, माइंड यू 8 साल का बच्चा हमारे पास आता था दिखाने के लिए। उसकी पेरेंट की एक कंप्लेंट थी कि बच्चे का वेट नहीं बढ़ता। ओके। हम सब खिलाते हैं, सारे टेस्ट करवा लिए, जो रूटीन वाले टेस्ट होते हैं, उनमें जो कमी पेशी आई उनको ठीक करने की कोशिश की गई, जो विटामिन की कमी आई उसको कंप्लीट किया, डाइट चार्ट बना दिए, डाइटिशियन से हो गया, सब कुछ हो गया जी। बट उसका वेट गेन नहीं हो रहा था। बहुत ही दुबला पतला सा बच्चा था जी, 8 साल का जी। कुछ टाइम के बाद वो हमें बहुत रेगुलरली बीमार पड़ने लगा। हर 15-20 दिन, महीने में बीमार, हर 15 दिन। कहते इसकी इम्यूनिटी नहीं है। आप मानोगे नहीं, हमने उसकी इम्यूनिटी के टेस्ट कराए और उसमें क्या निकला कि वो बच्चा HIV पॉजिटिव था। बच्चा 8 साल का HIV पॉजिटिव जी। और ऐसा नहीं है कि 8 साल के बच्चे को HIV पॉजिटिव हो नहीं सकता, और कारणों की वजह से हो सकता है। आप कारण सुनोगे तो आप डर जाओगे। किसी विलेज की बात है, पंजाब की कह लें, तो वहाँ पे उसका जो बड़ा भाई था वो 14 साल का था। वो एक ड्रग एडिक्ट था जी। 14 साल का बच्चा ड्रग एडिक्ट था और वो अपने आप को इंजेक्शंस लगाता था ड्रग के, और वही इंजेक्शंस वो 8 साल के भाई को लगाता था घर में, और वो नीडल यूजेज से उसको HIV हुआ जी। और वो बच्चे की हालत इतनी गंभीर है, मतलब कैसे सरवाइव करेगा वो पूरी जिंदगी, और माँ बाप की जो हालत थी। तो आप देखो कि हुआ क्या कि 14 साल के बच्चे ने पहले शुरू किया, उसने 8 साल वाले को दिया। अब यही 8 साल वाला जब 14-15 साल का होगा तो ये और 4-5 साल, 6 साल, 8 साल वाले को देगा जी। तो ये ट्रेंड कैसे टूटेगा? जब सीनियर्स ही नहीं सीखेंगे, बड़े ही नहीं रुकेंगे, उसमें तो छोटे को कैसे रोकोगे? उसने ये नहीं सोचा कि मैं अपने भाई को ही लगा रहा हूँ, क्योंकि वो जो एक नशे में जो एक फीलिंग होती है ना, या जो कह लो एक सेंस ऑफ हाईनेस होती है जी, वो इंसान को ऐसे काम करवाती है इंसान से जो नॉर्मल नहीं है। लाइफ तो गई फिर उसकी। वही तो यहाँ से कैसे बाहर निकलेगा, कैसे होगा? मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पेरेंटिंग, ये जो किस्से हैं, ये हमें ये सिखाते हैं कि एज पेरेंट्स ही हमें ठीक होना पड़ेगा जी, तभी हम अपनी सोसाइटी को बचा सकते हैं। अदरवाइज हमारी सोसाइटी जिस डायरेक्शन में जा रही है, हम अपने आप को कूल समझ रहे हैं जी, हम अपने आप को वेस्टर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम क्या हम जेनेटिकली, क्या हमारा समाज उन चीज़ों के लिए रेडी है? क्या हमारी बॉडी जेनेटिकली उन चीज़ों के लिए रेडी है जी? क्या हमारा समाज मल्टीपल डाइवोर्सिस के लिए, सिंगल पेरेंटिंग के लिए रेडी है? क्या जो उनके आउटकम्स हैं, बच्चों का बिहेवियरल डिसऑर्डर आना, बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर ना होना, बड़े जाके लाइफ में उन बच्चों का अच्छा सक्सेसफुल ना हो पाना। मैं सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे कमाना जी, सक्सेस सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। सक्सेस लाइफ के हर दिशा में है जी। आप एज ए लाइफ पार्टनर क्या कर रहे हो, आप सोशली क्या कर रहे हो, आप समाज के लिए क्या कर रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर रहे हो, आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो जी। वो सक्सेस है मेरे लिए, ना कि पैसा कमाना एक सक्सेस है, जो कि 90% लोग आजकल समझ रहे हैं, है ना? क्योंकि पैसा तो एक लिमिट तक है। मैंने अभी एक रिसेंटली एक किसी की इंटरव्यू सुनी थी जी, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, उन्होंने कहा कि आपने पैसा कमा लिया, उसके बाद क्या? वॉरेन बुफे है जी, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। बिल्कुल। हमारे देश में अंबानी जी हैं, पैसे की कमी नहीं है जी, सब कुछ है, लेकिन आप एक लिमिट तक ही कर सकते हो ना। सोना तो आपको उसी बिस्तर पे है, बिल्कुल, खाना तो आपको वही रोटी है, कहाँ से खा रहे हो वो डिफरेंट है, लेकिन खाना तो वही है जी, सोना आपको वही है। आप गाड़ी भी एक जो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है वो ले लोगे जी, उसके बाद क्या? आप जहाज ले लोगे, उसके बाद क्या जी? तो इवेंचुअली जो आपका सक्सेस है वो उससे डिपेंड ही नहीं होता है। तो उसके बाद लोग शुरू करते हैं, जो खुशी मिलती है वो दान करके मिलती है जी। जब आपके पास ओवर होता है ना, तो आपको जो दे के खुशी मिलती है दूसरे को, वो उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। तो आप समाज के लिए क्या कर रहे हो जी, वो सक्सेस है आपका। आपने अपने लिए क्या किया वो तो चलो सभी कर रहे हैं जी, आपने बाहर के लोगों के लिए क्या किया, अपने बच्चे के लिए क्या किया, वो हम अपनी सोसाइटी को कहाँ लेके जा रहे हैं, हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे आपने ये बताया कि वो बच्चा HIV पॉजिटिव हुआ, आपने बताया उन बच्चों ने ड्रग लिया, फिर डॉक्टर साहब जैसे आपकी पेरेंटिंग हुई है, मेरी पेरेंटिंग, हमें तो मार पड़ती थी
फिर दैट मीन्स आजकल बच्चों को तो मारते नहीं है, फिर यही रीजन है कि बच्चों के हौसले खुले हुए हैं, डर Again, नहीं है उनको। नहीं, डर देखो, डर से तो मैं भी अग्री नहीं करता कि बच्चों के अंदर डर हो जाए, पर उनको राइट एज पे समझाना, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देना। जी ठीक है, आपका जो बच्चा है, मारना उसको कभी भी सोल्यूशन नहीं है। जी बच्चे को मारना पीटना कभी भी सोल्यूशन नहीं है, जी, क्योंकि वो उसको इनडायरेक्टली, से कहते हैं ना, आप ढीठ बना देगा, जी, उसे इनडायरेक्टली ढीठ बनाएगा, स्टबन हो जाएगा आपका बच्चा। सो सोल्यूशन ये है कि बच्चों को मारो नहीं, आप उनको समझाओ। जी अब आप कहोगे कि छोटा बच्चा है, कैसे समझेगा? जी, छोटा बच्चा ही समझेगा, जो वो देखेगा वो समझेगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, जी, उस चीज़ों को फॉलो करोगे, और वो बच्चा उसको रूटीनली देखेगा, जी, तो वो उसको भी समझेगा। उसके लिए वो एक नॉर्मल रूटीन है। जी। तो अगर आप कहते हैं ना कि क्लास में अगर आपको मॉनिटर क्यों बनाया जाता है क्लास में, कि अगर क्लास में मॉनिटर बना रहे हो तो आपको पता है कि ये बच्चा आइडियल बच्चा है, जो पढ़ाई में भी अच्छा है, खेल में भी अच्छा है, डिसिप्लिन्ड है, उसको मॉनिटर बनाया जाता है। जी। क्यों बनाया जाता है? उसको देखा देखी बाकी लोग जो है फॉलो करेंगे। एक रोल मॉडल बनाया जाता है। तो इसी तरीके से आप अपने बच्चे के रोल मॉडल बनोगे तो वो समझेगा कि आपको तो मारने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, कई बार बच्चे जिद करते हैं, वो एक नॉर्मल बचपना है जी, वो तो होना ही है, वो आप रोक नहीं सकते। लेकिन जिद में भी आप कैसे रिएक्ट करते हो? जिद में भी आप अगर जैसे कहते हैं ना, ट्रैप में फंस जाओगे, हाँ हाँ मेरा प्यारा बच्चा, नहीं 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 नहीं, गले लगाया उसको, उसकी जिद मान ली जी, वो गलत है। अगर वो जिद आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में लाइफ के प्रिंसिपल्स के हिसाब से ठीक नहीं है जी, तो आपको अपने आप में फर्म रहना है। आपको उस बच्चे को टाइम आउट देना है। टाइम आउट का मतलब है उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, अंडर सुपरविजन ही छोड़ दीजिए कि बेटा तुम रो लो, तुम कर लो, जब तुम्हें शांत हो जाओगे तब हम बात करेंगे। क्योंकि उस टाइम पे वो बच्चा जिद है, उसको नहीं समझ में आएगी। लेकिन अगर कोई ना कोई उसकी जिद मान लेगा तो फिर हम ही उसको स्टबन बना रहे हैं जी। कल को हम अब बच्चे को मारते हैं, उस पर हाथ उठाते हैं, वो तो गलत है ना जी। आप बच्चे को, उस इंसान को जिसको आपने ही ट्रेन किया, आपने ही वैसा बनाया जी, कल को उसको आप ही मार रहे हो और आप ही उसके ऊपर जबरदस्ती उसको टॉर्चर कर रहे हो, वो तो गलत है। बिल्कुल। तो पहले तो आप अपने आप को सुधारो, आप अपनी पेरेंटिंग के तरीकों को सुधारो जी, फिर आप बच्चे के ऊपर को बोलो ना कुछ भी जी जी जी, ठीक है ना। फिर आप उसको बोलो कि मेरा बच्चा नहीं, मैं कर रहा हूँ, देखो फिर भी नहीं समझ रहा है। स्टार्ट्स फ्रॉम यू। यस, सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू। आप अपने आप को सुधारिए, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कीजिए, अपनी पेरेंटिंग की टेक्निक्स को इम्प्रूव कीजिए। सो मैंने एक बहुत ही खूबसूरत एक शॉर्ट फॉर्म, पेरेंट जो वर्ड है, PARENT जी, इसकी एक मैंने फुल फॉर्म बनाई थी जी, और कहीं पढ़ी हुई थी जी। पहला था प्ले जी, यानी कि बच्चों को आप बचपना रहने दो, उनको खेलने दो जी, टेक इट इजी जिसे कहते हैं। ऐसा ना करो कि हर चीज के लिए बच्चों पे प्रेशर डाला हुआ है। हाँ, लेट देम प्ले, लेट देम एंजॉय, मेक एवरी एक्टिविटी अ जॉय जी, ठीक है। सोने से लेके, खाने से लेके, पढ़ने से लेके, हर एक्टिविटी को एक प्ले बनाओ तो जिंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है जी। सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था हमारा, जो पेरेंटिंग का, जो हमने बोला पी से प्ले। दूसरा था ऑथेंटिसिटी। झूठे दिलासे मत दो बच्चों को। जब आप बच्चे को नॉन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हो, सपोज आज मेरे पास मेरी एक हैसियत है कि मैं 10 रुपये खर्च कर सकता हूँ, मेरा बच्चा मेरे से 200 रुपये की चीज़ मांग रहा है, तो मैं उसको झूठे दिलासे ना दूं कि बेटा मैं तेरे को कल ला दूंगा जी, बेटा मैं शाम को ले आऊँगा, बेटा कोई बात नहीं, तेरे बर्थडे पे ले देंगे, ऐसा कर देंगे। ये नहीं सही है। जो उसकी पेरेंटिंग है वो सही ये है कि आप उसको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दो कि भाई हम जो है ना, ये 10 रुपए वाली चीज खरीद सकते हैं, ये इसमें से तू बता तो क्या लेना है। कंडीशनली समझा दो। यस, उसको बताओ कि ये हम बेटा हम इतना ले सकते हैं, ये हमारा है, हम इतना करेंगे, ये वाली चीजें हम ले सकते हैं, आप ये 10 रुपए वाली 10 चीजें हैं, आप बताओ आपने क्या लेना है। तभी बच्चे फिर समझदार भी निकलेंगे। आप अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उसको दोगे ना, तो वो कभी भी आपसे नाजायज डिमांड नहीं करेगा। जो हम कहते हैं ना बच्चे नाजायज डिमांड करते हैं, वो तभी करते हैं जबकि हम उनको झूठे दिलासे दे रहे हैं डायरेक्टली। बिल्कुल, है ना, कि बेटा जब तू बड़ा होगा ना, पापा तेरे को जहाज लेके देंगे। वो कहाँ से लेके देंगे? क्यों आप ऐसे झूठे दिलासे दिला रहे हो उसको? आप उसको एक फेक स्टोरीज बना के मत बताइए, जो ऑथेंटिक है वही बताइए। बिल्कुल, ठीक है। सो ये अगेन इंपॉर्टेंट है कि हम उनको सही जो है इंफॉर्मेशन उनको हम दें जी। तो अगर हम आगे की बात करें, नो अल्टीमेटम्स। जो बच्चा है उसको आप कोई अल्टीमेटम मत दो कि तू ये कर फिर मैं ये करूंगा जी, ये नहीं होना चाहिए। क्लास में फर्स्ट आएगा ना तो मैं तुझे ये लेके दूंगा। ये जो
अल्टीमेटम्स टारगेट दे दिया। हाँ, तो टारगेट दे देते हो ना बच्चे को, तो शुरू से उसकी ब्रेन ही वैसे अप्रोच हुआ पड़ा है जी। आगे जाके भी वो ऑफिस में भी ऐसा ही रहेगा हर जगह से कि उसको एक पता ही है कि मैं ये करूंगा तो ये होगा, वो नहीं होना चाहिए जी। तो आपको उसके रिजल्ट को अप्रिशिएट नहीं करना है, उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है जी। ठीक है। सो आप बच्चे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो, ना कि उसके जो रिजल्ट है उसको अप्रिशिएट करो। जब बच्चा क्लास में फर्स्ट आए या बच्चा क्लास में थोड़े कम नंबर भी लाए, आपने उसका जो एफर्ट है ना उसको अप्रिशिएट करना है। ये तो कहना चाहिए वेल ट्राई, कि तूने कोशिश अच्छी करी, तूने अच्छे से पढ़ाई करी, तूने अपनी तरफ से मेहनत पूरी करी, बाकी रिजल्ट तो अपने हाथ में नहीं है जी। ठीक, यही अप्रोच लाइफ में चाहिए। सम टाइम यू विन सम टाइम यू लूज, यही अप्रोच लाइफ में चाहिए। यही जो अप्रोच है ना वो आगे जाके आपको जो है ना आगे बढ़ना सिखाती है। ठीक, टुगेदरनेस की फीलिंग, अगर जो पेरेंट का टी है वो टुगेदरनेस है कि आपको एक परिवार की तरह रहना जी, घर वालों में सबकी रिस्पेक्ट करना, परिवार के साथ रहना जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों को आपको सिखानी है कि आपने सब मिलजुल के रहना है, इकट्ठे रहना है, सोशलाइज करना है, छोटी मोटी बातों को छोड़ना है। ये आप बचपन से ही सिखाओगे इग्नोर करना, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। ई से एम्पैथी, उसको एम्पैथाइज करना कि जो नीडी है, जो इंसान जिसमें कमी पेशी है, उसके साथ हमें एम्पैथाइज भी रखना है। तो एम्पैथी भी बच्चों को हमें सिखानी है। सो अगर हम अपने बच्चों को प्लेफुलनेस के माहौल में रखेंगे, उनको हम एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे, है ना, उनको हम एम्पैथी सिखाएंगे, उनको हम अल्टीमेटम्स नहीं देंगे, उनको हम टुगेदरनेस वाले माहौल में रखेंगे, जो कि पेरेंट की एक मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई आपको, तो डेफिनेटली बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छा होगा जी। तो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम पेरेंटिंग के बारे में बात करें। इंडिया में खासकर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, काफ़ी फैमिलीज में ये बढ़ भी रही है, होम स्कूलिंग। क्या होम स्कूलिंग अच्छी है? इससे बच्चों का माइंडसेट वैसा रहेगा जैसे वो स्कूल में जाते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी के साथ होता है सारा कुछ, वो उनकी बर्थडे पार्टीज पे जाते हैं। सो ये चीज़ें होम स्कूलिंग करने से कहीं ना कहीं मिसिंग तो नहीं है? देखो, होम स्कूलिंग के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है जी, है ना। तो फ़ायदे ये हैं कि शायद फ़ायदे कम है। फ़ायदे ये हैं कि आपका बच्चा खुद चूज़ कर सकता है उसको क्या पढ़ना है जी, उसको जीवन में क्या करना है, नीश सिलेक्ट कर सकता है। हाँ, वो नीश सिलेक्ट कर सकता है और उसी के बेस्ड आप उसकी जो ग्रूमिंग है वो करते हो जी। लेकिन एट द सेम टाइम जो सोसाइटी के साथ कैसे बिहेव करना है, आप एक स्कूल में हो जहाँ पे आपके साथ 10 दोस्त हैं, शायद आपके 2 से आपकी बहस भी होगी, 2 से लड़ाई होगी, 2 से आपकी दोस्ती होगी, उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है वो आपको नहीं आएंगी। जब आपको आपकी जो टीचर हैं वो आपको किसी बात के लिए समझाती हैं या डांटती हैं, वो आपको नहीं पता लगेगा। डिसिप्लिन आपकी लाइफ में जो है वो नहीं आएगा। कॉम्पिटिशन, तो आर्मी में जाते हैं जब हम, तो हम क्यों एक पर्टिकुलर एकेडमी में जाके ट्रेनिंग लेते हैं, सब कुछ करते हैं, क्यों ना हम घर में ही कर लें। आप अगर सब कुछ घर में ही कर सकते तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है कहीं जाने की, कहीं किसी कॉलेज की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम जो डिसिप्लिन है लाइफ के रिलेटेड, जो आपके कह लो डिसिप्लिन या गोल्स या होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो नहीं हो पाती। होम ट्यूशन्स कर लो। नहीं, ट्यूशन्स भी देखो तभी ज़रूरत है जब आपको लगे कि मैं, एक चीज़ है, मैं कन्वेंशनल स्कूलिंग के फेवर में ज़्यादा नहीं हूँ जी। क्यों? जो हमने किया जी, जो आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, सबने पढ़ा जी, कि एक पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम जो हमारा बना हुआ है, उसके मैं ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ। क्योंकि आप कुछ चीज़ें ऐसी करा रहे हो बच्चों को, कुछ चीज़ें ऐसी आप पढ़ा रहे हो उसको, अननेसेसरी बच्चे उसको क्रैम कर रहे हैं, उसको रट रहे हैं, उसको मतलब इतना वो कर रहे हैं कि जिसकी आपको प्रैक्टिकली ज़रूरत नहीं है जी। तो अगर हम करियर ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम बनाएं कि अगर हम बच्चा जब एक बेसिक एजुकेशन इंपॉर्टेंट है जी, हिस्ट्री बेसिक पता होनी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी बेसिक पता होनी इंपॉर्टेंट है, बेसिक साइंस पता होनी इंपॉर्टेंट है, ये हम सबको चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या कुछ ऐसी डेप्थ की चीज़ें जो एक्चुअली हमारी लाइफ में आगे जाके हमें नहीं किसी चीज़ में उसकी ज़रूरत है जी, या तो क्यों ना एक 6th, 5th, 6th, 7th क्लास ऑनवर्ड्स हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो कि हम बच्चे की जो बेस बन रहा है उसी में हम तराशें कि ये बच्चा किस डायरेक्शन में आगे अच्छा कर सकता है, और उसको उसी डायरेक्शन में हम आगे नीश में उसको आगे को हम ट्रेन किया जाए, ना कि उसको चारों 50 और चीज़ें पढ़ा दें जी, और फिर उसके बाद उनका वो यूज़ ही नहीं करेगा आगे जाके लाइफ में। तो वो उसको कोई प्रैक्टिकली फ़ायदा नहीं, क्योंकि
आप मुझे बताओ कि आजकल एक कैलकुलेशन करनी है मुझे, तो जी। कैलकुलेटर जब मेरे पास है जी। तो मुझे क्या जरूरत है चीज़ों को क्रैम्प करने की या रट्टा मारने की? बिल्कुल। उसकी जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपने ब्रेन को शार्प मत रखिए। लोग कहेंगे कि आप अपने ब्रेन, यही तो तरीका है बच्चे का ब्रेन कैसे शार्प होगा। ब्रेन को शार्प करने के और तरीके हैं जी। ठीक है, रट्टा मारना ब्रेन को शार्प करना नहीं है। वो एक धोखा देना है ब्रेन को। सो वो आप एक चीज को क्रैम कर रहे हो, आप अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ना कि आप अपने ब्रेन को शार्प कर रहे हो। सो यू हैव टू बी स्मार्ट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ हार्ड वर्कर एंड अ स्मार्ट वर्कर। यू हैव टू बी अ स्मार्ट वर्कर। हार्ड वर्क तो करना ही है लेकिन उसको स्मार्टली करना चाहिए, तो ही आपको आउटकम्स मिलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो इसी से जैसे हमने स्कूल्स की बात की, होम स्कूलिंग की बात करी, तो अगर हम कहीं पे पब्लिक प्लेसेस पे भी जाएं, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं हम, स्पेक्स, आई साइट, छोटे छोटे बच्चों को इतने इतने मोटे शीशों वाली ऐनक लगी हुई है। ये इतना क्या हो गया है कि आज हर बच्चा अपनी आई साइट इतनी लूज कर रहा है? देखो बहुत सारा तो आई थिंक स्क्रीन की वजह से है, क्योंकि आई साइट जो है ना वो मेजरली हमारी इफेक्ट होती है कि हमारा पोषण कैसा है, हम खा पी क्या रहे हैं जी। वन, दूसरा जेनेटिकली डिटरमाइन होती है, तीसरा हम अपनी आईज को स्क्रीन कितना दिखा रहे हैं जी। तो मोबाइल्स का इस्तेमाल या स्क्रीन का इस्तेमाल, हमने पहले भी अपने पॉडकास्ट में स्क्रीन टाइम के बारे में बात की थी। इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों में बढ़ गया है कि इनडायरेक्टली उनकी जो विजन है वो इफेक्ट हो रही है। उसकी वजह से बच्चों को ब्लाइंडनेस तक, एम्बलोपिया टाइप पिक्चर हो रही है, कई बच्चों में स्क्विंट्स आ रहे हैं, इतने हाई नंबर्स हो जा रहे हैं। तो एक ही तरीका है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि अपने आप को चेंज करो जी, बच्चा तभी चेंज होगा। बिल्कुल। अगर हम स्क्रीन पे कम टाइम बिताएंगे जी, तभी हम बच्चे को भी बोल सकते हैं कि तुम स्क्रीन पे कम टाइम बिताओ। अगर हम ही सारा दिन फोन पे चिपके रहेंगे, स्क्रीन के साथ लगे रहेंगे, लैपटॉप पे लगे रहेंगे, तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारा बच्चा हमें उसको फॉलो नहीं करेगा। अगर हम फोन पे रहेंगे, स्क्रीन पे रहेंगे, तो हमारा बच्चा भी उसको फॉलो करेगा, और इनडायरेक्टली फिर हम कंप्लेंट नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे की आईसाइट खराब हो गई, हम क्या करें। तो बाद में इट इज़ बेटर टू बी प्रिवेंटिव दैन टू क्योर। तो प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। अगर आप उनकी आंखों को खराब होने से बचा पाएं, उनको स्क्रीन टाइम लिमिट करके दें जी। जैसे हमने पहले भी बताया था कि 1.5 साल तक तो 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए, उसके बाद 15-20 मिनट, आधा घंटा, और 5 ईयर्स के बाद 1 आवर। सो ये एक स्क्रीन टाइम है जो बच्चों को आप सेफली दे सकते हैं, इससे ज़्यादा। दूसरा डिस्टेंस जी, बहुत पास से अगर आप चीज़ को देखेंगे तो भी आपकी आइज पे इफेक्ट होता है। तो एक डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही अगर आप स्क्रीन को देखें तो ही वो बेटर है जी। न्यूट्रिशन को अच्छा रखें और स्क्रीन टाइम को बेटर करेंगे, कम करेंगे जी, तो ही हम अपने बच्चों की आईसाइट को और चश्मे लगने से अपने बच्चे को बचा सकते हैं जी। और आई थिंक चश्मे, एक और जो मेजर मतलब आजकल अब चल रहा, बहुत सारा वो चल रहा है कि IVF के बारे में जी जी, जी कि हम उनके बारे में, क्योंकि जो बेबीज IVF से पैदा होते हैं, बहुत सारे बच्चे प्रीमेच्योर हो जाते हैं पैदा, उनकी आईसाइट में भी जेनेटिकली प्रॉब्लम रहती है। IVF वाले बच्चों में आईसाइट का इशू है थोड़ी बहुत, नहीं ऐसा नहीं है कि उनमें आईसाइट का इशू है। मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रीमेच्योर जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, उनमें से जो कुछ बच्चे हैं उनमें उनकी आंखों के जो नंबर हैं वो ज़्यादा होते हैं जी। तो उन बच्चों का भी हमें स्पेशल ध्यान रखना चाहिए और रेगुलर चेकअप्स उनके करवाने चाहिए जी। ठीक है। जैसे आपने IVF का जिक्र किया, इंडिया में IVF काफ़ी बढ़ रहा है। जैसे इससे पहले हमने ड्रग्स की भी बात करी, क्या ये वही पेरेंट्स हैं जिन्होंने अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करी हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स लिए हैं कि आज उनको बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं? बिल्कुल, टाइम एंड अगेन ये चीज़ प्रूव हो चुकी है जी कि कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल जी, शराब पीना जी, धूम्रपान करना, सिगरेट पीना जी, और किसी भी प्रकार का नशा करना, इससे आपकी फर्टिलिटी पे फर्क पड़ता है। तो बोथ मेल्स एंड फीमेल्स जी, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी जी, आपका जो मेल्स का जो शुक्राणु होता है या जो स्पर्म होता है उसकी क्वालिटी खराब होती है जी। फीमेल्स में जो अंडा होता है या एग होता है जी, उसकी क्वालिटी खराब होती है। सो स्मोकिंग, अल्कोहल और कोई भी ड्रग्स या नशा जी आपकी फर्टिलिटी को डाउन करता है। तो अगर ये सब चीजें आप कर रहे हो जी, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपकी फर्टिलिटी डाउन होगी। इसीलिए IVF, या जो हम कहते हैं IVF के क्यों बढ़ गया, इतने सारे लोगों को क्यों कराना पड़ रहा है, वन ऑफ द रीजन जो नशा है, ड्रग्स है जी। दूसरा है कि आप
लेट शादियां हो रही हैं जी। उम्र के साथ साथ आप जब शादी लेट करोगे तो आप पेरेंट्स भी लेट बनने की सोचोगे, तो आपकी जो फर्टाइल एज है जी। वो निकल जाती है, तो उस वजह से आपके आईवीएफ के चांसेस बढ़ रहे हैं। बट अगर हम ड्रग्स के साथ या हम नशे के साथ कोरिलेट करें तो डेफिनेटली अगर आप नशा करते हो या आपके अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो या कोई भी नशा कर रहे हो, तो आपकी फर्टिलिटी डाउन होएगी और आपको इवेंचुअली हो सकता है कि आईवीएफ की मदद लेनी पड़े, कल को माँ बाप बनने के लिए आपको दिक्कत आए, तो ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हो सकती हैं। तो आई थिंक जैसे हमने पहले बात की कि एज अ सोसाइटी हमें चेंज होना है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके बच्चे यंग एज में ड्रग्स में पड़ जाते हैं या यंग एज में ये सब चीज़ें शुरू कर देते हैं तो उनकी फर्टिलिटी यंग एज में ही खराब हो जाएगी, तो उनकी आने वाली जनरेशन को भी प्रॉब्लम आने वाली है जी। तो आई थिंक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे अपने बच्चों को रखना चाहते हैं, पीना रहना सीना सारा कुछ अच्छा करें हम। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम जब हमने पॉडकास्ट किया तो उसकी हमने कुछ रील्स डाली इंस्टाग्राम पे, तो कुछ रील्स हमारी बहुत ज़्यादा वायरल गई। जैसे उसमें से एक वीडियो थी हमारी सिरप वाली, बिल्कुल, कि सिरप कब तक कंज्यूम करना चाहिए, तो उसके टोटल व्यूज थे 5.4 मिलियन। अच्छा। मीन्स 54 लाख लोगों ने वो रील देखी। तो उस पर कमेंट्स बहुत आए, तो उसमें से कुछ नेगेटिव भी थे, कुछ पॉजिटिव भी थे, तो मैंने कुछ कमेंट्स निकाले हैं, मैं आपसे वो जिक्र करूंगा। एक कमेंट था उसमें, भाई तो इतनी लंबी लंबी इतनी मोटी मोटी बोतलें ही ना बनाओ सिरप्स की, इतनी क्वांटिटी ही रखो कि 1 मंथ ही चले। आई थिंक ये ना उस टाइम भी हमने शायद अपने उसमें भी बताया था और लिखा भी था जी। शायद लोगों ने कैप्शंस प्रॉपरली नहीं पढ़े जी। नंबर 1 जो हम ये बात जो पूरी वो हम पॉडकास्ट में बात कर रहे थे, वो हम कॉमन मेडिसिन, स्पेशली जो खांसी जुकाम बुखार एंटीबायोटिक्स होती हैं, हम इनकी बात कर रहे थे। दूसरा, जो बहुत सारे कमेंट्स में ये लिखा गया था कि बोतलें छोटी बनाई जाएं जी, तो आपको ये जान के हैरानी होगी, शायद लोगों ने आज तक उसको देखा ही नहीं होगा प्रॉपरली, कि जो कॉमनली एंटीबायोटिक्स बनती हैं की बॉटल्स पैक होती हैं, या जो कफ कोल्ड की मेडिसिन की बॉटल पैक होती हैं, वो 30 ml 60 ml इसी पैकिंग में पैक होती है जी। सो उसके बाद क्योंकि जो ये इसीलिए कम पैकिंग में जो विटामिन की बॉटल्स होती हैं या जो एंटासिड्स की बॉटल्स होती हैं, वो 200 ml की पैकिंग में पैक की जाती है जी। वो इसीलिए की जाती है 30 to 60 ml जो दवाई है, क्योंकि जो 60 ml दवाई है वो इस हिसाब से बनाई जाती है कि अगर एक बच्चा 5 ml की दवाई सुबह शाम पी रहा है, यानी कि 10 ml रोज पी रहा है, सो 5 से 6 दिन में वो दवाई खत्म हो जाएगी। 25% आप वेस्टेज भी लेके चलते हो कि जब आप पिलाओगे दवाई स्पिल होगी तो इसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाली जाती है। जो 30 ml की दवाई है वो इसलिए बनाई जाती है कि अगर छोटा बच्चा को आप 2.5 ml दोगे या 2.5 ml सुबह शाम दोगे तो एक दिन में 5 ml पिएगा, तो वो 5 से 6 दिन में दवाई खत्म हो जाएगी जी। तो एक तो ये कि आमतौर पे हम पढ़ते नहीं है कि बॉटल कितने ml की है, 2 दिन दवाई देते हैं और उसके बाद वो बच जाती है, बच्चे में सिम्टम्स बेटर होने शुरू हो जाते हैं, तो हम उनको बंद कर देते हैं। 4-5 दिन के बाद फिर से सिम्टम आने लगते हैं, फिर वही शीशी पिलानी शुरू कर देते हैं। तो 1 महीना तक तो हमने आप ये कर सकते हो, लेकिन 1 मंथ के बाद अगर वो सिम्टम दोबारा आ रहे हैं तो वो जो दवाइयाँ होती हैं ना, वो उनकी स्टोरेज प्रॉपरली हम नहीं करते हैं जी। तो अगर आप पढ़ोगे जो ये सिरप्स मल्टीविटामिन्स जो एंटासिड्स, ये भी जो सिरप्स हैं जी, इनके ऊपर भी इनकी स्टोरेज लंबी है, इनकी एक्सपायरी लंबी है, शेल्फ लाइफ भी मेंशन्ड होती है। इनको आप ओपन करके लंबा 3 से 6 महीना भी रख सकते हो जी। लेकिन उसमें एक लाइन लिखी होती है, स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। ठीक, आप अगर आप देखेंगे कूल ड्राई प्लेस। दूसरा, जो कैप है बॉटल की वो प्रॉपरली टाइटली बंद होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ दी हाउस होल्ड्स में, मोस्ट ऑफ दी घरों में जब आप बच्चे को दवाई पिलाते हैं, आधी बार कैप लूज रह जाती है, कई बार बॉटल गिरती है, उसमें से दवाई लीक करनी शुरू कर जाती है, वो जब पूरी शीशी गंदी हो जाती है। दूसरा, हम उन्हीं दवाइयों को अपने ड्रॉर्स में रख लेते हैं जी। हम उनको बॉक्सेस में रख देते हैं जी। और वो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पड़ी है जी। रूम टेम्परेचर जो है वो गर्मियों में जो है 35 डिग्री 40 डिग्री तक चला जाता है जी, बिल्कुल 30 35 40। ह्यूमिडिटी का हमें कोई रेगुलेशन नहीं है। कूल ड्राई प्लेस का मतलब होता है 25 डिग्री से नीचे रखना है उस दवाई को जी, जो कि हमारे जैसी कंट्रीज में पॉसिबल नहीं होता है। और प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए उसको कि वो टाइट हो कंटेनर, कहीं से कोई एयर ना जाए, लीक ना करे। जब वो दवाई कंटेमिनेट होती है, लीक करती है, एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाती है, उसमें जर्म्स यानी बैक्टीरियाज ग्रो करने शुरू कर जाते हैं।
उसी दवाई को आप अगर कुछ टाइम के बाद पिलाएंगे तो आपका बच्चा ठीक होने के बजाय उससे और बीमार भी हो सकता है। जी। ठीक है, तो अगर आप पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे लोगों के साथ जिनके साथ ऐसा हुआ है उन्होंने तो कमेंट्स में ये मेंशन भी किया है कि हमने अपने बच्चे को पुरानी दवाई दी जिससे वो और बीमार पड़ गया। जैसे एक कमेंट है, तो उन्होंने जो आप बात कर रहे हो, दैट्स ट्रू, वी वंस गिव आवर सन अ मेडिसिन व्हिच वाज ओपन मोर देन अ मंथ अगो। तो जब हमने उनको वो पिलाई वो दोबारा बीमार हो गया तो वो आराम नहीं आया। सो डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी लिखा है यहाँ पे। तो आई थिंक बेसिकली जब आप किसी भी चीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हो ना, समाज में कोई परिवर्तन लाने की कोशिश करते हो, तो उस पर थोड़ा बैकलैश तो आता ही है। लोगों को अपनी एक रूटीन चेंज करने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा, आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर इसमें शायद कोई फार्मा कंपनी का फ़ायदा हो रहा है या कोई डॉक्टर्स का फ़ायदा हो रहा है, तो आप अगर अपने बच्चे को दवाई पिला रहे हैं और आपको वो दवाई की बोतल जो है, जो कि 20, 30, 40, 50 रुपए की या 100 रुपए की भी शीशी है, वो पिला के अगर 1% भी आपके बच्चे को कोई साइड इफेक्ट हुआ या साइड इफेक्ट इन द सेंस की कोई रिएक्शन हुआ या वो इन्फेक्शन हो गई, ठीक, तो आपको लगता है कि वो वर्थ है, तो आप डेफिनेटली कीजिए। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करता है आपके साथ, लेकिन इवेंचुअली जिसके साथ एक बार होता है फिर वो अगली बार बच के रहता है। और जो इस चीज़ को समझ के उस पर रिएक्शन दे या समझ दे उस चीज़ को, ज़्यादा बेटर है। जो दवाइयाँ मल्टीविटामिन्स होती हैं, एंटासिड्स होती हैं, ये मीठी भी ज़्यादा होती हैं, इनमें प्रेजर्वेटिव्स भी ज़्यादा होते हैं। इनको इसीलिए इतना मीठा बनाया जाता है ताकि ये खराब ना हो लंबे समय तक। इनको हम लंबा स्टोर कर सकते हैं, इनको आप 3 to 6 months तक भी स्टोर कर सकते हैं। बट अगर फिर भी कोई मुझे ये बंदा कोई इंसान बोले कि मैं 1 साल पुरानी दवाई किसी को पिलाऊं, तो मैं वो तो फिर भी गलत है, क्योंकि दवाइयों की एक्सपायरी कई बार 2-2 साल की होती है। बिल्कुल। सो ऐसे ही इन्होंने लिखा, फिर बॉटल पे एक्सपायरी डेट भी 1 month की ही रखो। नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक्सपायरी से आपको क्या इंटरप्रेट करते हो, मैं तो ये समझना चाहता हूँ कि हम शेल्फ लाइफ की बात कर रहे थे, हम एक्सपायरी की बात ही नहीं कर रहे थे। हम शेल्फ लाइफ की बात कर रहे थे कि वो दवाई जो है वो कब तक इन्फेक्ट नहीं होगी या खराब नहीं होगी। ठीक, तो अगर ऐसा ही है तो क्यों नहीं 1-1 लीटर की शीशियां बना देते। मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। आप मुझे कह रहे हो कि उस पे ये क्यों लिख रहे हो, या वो शीशी 30 ml की बना रहे हो एंटीबायोटिक की, या तो क्यों नहीं 1 लीटर की 5 लीटर की केनी बना दो। बिल्कुल। और उसको 3 साल की एक्सपायरी दे दो, हर बार वही पिलाते रहो। फिर क्या प्रॉब्लम है? 3 से 6 महीने भी क्यों रखना है, मैं तो ये कहता हूँ। बिल्कुल, मतलब ये 3 से 6 महीने भी क्यों रखना है? आप उसको रखिए ना 2 साल। आप आजकल नए बैच के दवाइयाँ आती हैं, वो 2-2, 3-3 साल की उनकी एक्सपायरी होती है। तो अगर आप एक्सपायरी डेट के हिसाब से चलना चाहते हैं, आप एक 5 लीटर की केनी बनाइए शीशी की सिरप की, और उसको आप 3 साल के लिए रखिए और पिलाइए। क्या पिला दोगे आप अपने बच्चों को? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो आपके थॉट प्रोसेस में आती नहीं है बात। पहली बात, दवाई की इतनी क्वांटिटी की जरूरत ही क्या है? नहीं, 5 आप रखो ना, 3 साल के लिए रखो। आप 1 लीटर की, घर में 3 बच्चे हैं, सबके लिए रखो ना। अगर घर में 4 बच्चे हैं तो हर एक के लिए आप बोलोगे शीशी अलग लेनी है, बिल्कुल, है ना। अब मैं ये भी बोलूंगा कि हर एक बच्चे के लिए शीशी अलग होनी चाहिए, तो वो फिर भी लोग इस पे भी सोचेंगे कि गलत है। लेकिन आप पैसे बचाओ, बड़ी शीशी लो, बाय 1 get 1 लेने ऑफर, ऐसी चीजें क्यों नहीं निकालते फिर आप वो भी करिए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी, एज अ सोसाइटी, हम क्यों नहीं फार्मा कंपनी से या हम क्यों नहीं कंपनीज वालों को बोलते कि आप इस पे एक शेल्फ लाइफ मेंशन कीजिए कि किस टेम्परेचर पे रखना है, कहाँ पे हम इसको स्टोर कर सकते हैं, है ना। क्यों नहीं हमें एक्सपर्ट्स आके इस चीज के बारे में गाइड दे दें हमें, ठीक है ना। तो अगर हम उन चीजों के बारे में हमें पता ही नहीं है, तो अनसर्टेनिटी से इट इज ऑलवेज बेटर कि हम उसको एक पर्टिकुलर डेडलाइन से ज्यादा यूज ना करें। लेकिन अगर आपने उसको इजीली अच्छे से स्टोर किया है, एज पर जो बॉटल पे लिखा है वैसा ही स्टोर किया है, तो डेफिनेटली आप उसको लंबा यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टोरेज प्रॉपर करो। फिर मैं बोल रहा हूँ, प्रॉपर स्टोरेज दवाइयों की करो। अगर नहीं स्टोर कर पा रहे हो प्रॉपरली, या आपने ऐसी रैंडमली रखी है, तो आप उसको प्लीज 1 महीने से ऊपर यूज। जैसे कमेंट है, उन्होंने यही बोला है, नो, माई चाइल्ड्स पीडियाट्रिशियन herself told the medicine can be used even after 1 month if it is stored properly. Again, मैं भी वही कह रहा हूँ कि आप उसको यूज करिए, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको स्टोर प्रॉपरली कीजिए, उसको सील प्रॉपरली कीजिए। आप अगर यही चीज मैं आपको बोलूं कि आपने उसको सील प्रॉपरली नहीं किया है, स्टोर प्रॉपरली नहीं किया है, फिर क्या आप यूज कर सकते हैं? तो आपके जो डॉक्टर हैं, जो भी आपके एक्सपर्ट हैं, वो आपको मना ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि उसके बाद वो दवाई में कंटामिनेशन या इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ऐसे हमारी एक और रील थी जिसमें था स्टॉप गिविंग मिल्क टू चिल्ड्रंस आफ्टर 1 year, उसके भी 2.2 million व्यूज आए। तो उस रील में भी जो कमेंट थे वो ये थे,
then doctor will tell we need to give cow milk after 1 year of age, but you are saying we should not give. I'm confused. बिल्कुल कन्फ्यूजन तो है ही है। देखो पता क्या है कि अवेयरनेस ही नहीं है जी। सो मैंने पहले भी कहा है और आप कहीं पे भी पढ़ोगे, ये तो आजकल तो जी पढ़ा लिखा, मतलब आप पढ़े लिखे हैं, टाइम है, सब पढ़ सकते हैं खुद भी। ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़िए, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि ऑथेंटिसिटी इंपॉर्टेंट है कि आप ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़िए, या ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो काऊ का जो मिल्क है, जो गाय का दूध है या जो ऊपर वाला दूध है, वो गाय के बच्चे के लिए बना था, ना कि हम इंसानों के लिए, ठीक। और उसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो ह्यूमन मिल्क से बहुत ज़्यादा होता है, और हमारी जो बॉडी है उतने प्रोटीन कंटेंट को या उतने सोडियम कंटेंट को हैंडल नहीं कर सकती है। इसीलिए टाइम एंड अगेन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी डाइटिशियंस हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं जो इस फील्ड में माहिर हैं, वो आपको हमेशा यही सलाह देंगे कि काऊ मिल्क एक सर्टेन एज के बाद रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। आप जितना कम हो सके उतना कम यूज़ कीजिए, रेगुलरली मत यूज़ कीजिए। जैसे एक बंदे ने कमेंट किया, उन्होंने ये बताया, देन फ्रॉम वेयर वी विल गेट विटामिन B12, वी आर वेजिटेरियन। सो अगेन कैल्शियम का एक बहुत बड़ा, B12 और कैल्शियम का ना एक बहुत बड़ा मिथ है कि दूध से कैल्शियम मिलेगा। वो बचपन से ही हमें ऐसा सिखाया जाता है। तो आप सरप्राइज होंगे ये सुन के कि एक रिसेंटली एक स्टडी की गई थी जिसमें ये देखा गया कि जो लोग, बुजुर्गों पे की थी, कि जो लोग दूध पीते थे ज्यादा वर्सेस जो लोग दूध कम पीते थे, इट वाज सीन कि जो लोग दूध ज्यादा पीते थे उनकी हड्डियां एक्चुअली कमजोर थी, जो ज्यादा पीते थे। जी। तो ये टाइम एंड अगेन प्रूवन है। आप इस चीज के ऊपर कोई डाउट नहीं है, साइंस ने इसको प्रूव किया हुआ है। और ऐसा नहीं होता है कि अगर आप दूध पियोगे तो आपकी बोन डेंसिटी बेटर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो आपके पास खाने के लिए बाकी सारे सोर्सेज हैं। आप सब्जियां खाइए, आप वेजिटेरियन फूड खाइए, आप जो आपको पसंद लगे आप खा सकते हैं, पोल्ट्री खाइए, लेकिन आप दूध को अगर आप कमेंट करें कि दूध से आपको सारी ताकत मिलेगी, सारा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो वो आप गलत है। वो आप एक मिथ में जी रहे हो, और इवेंचुअली इसमें कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है, पर इवेंचुअली नुकसान आप अपना कर रहे हो। तो अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। इवेंचुअली टाइम के साथ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक कमेंट और था, द होल लॉबीज बिहाइंड इंडियाज डेयरी इंडस्ट्री टू प्रमोट सोया, कोकोनट एंड आलमंड बेस्ड मिल्क। देखो ये भी अगेन देखो ना, बेसिकली ये वो कमेंट्स हैं जिनको एक्चुअली में दूध के कंपोनेंट्स ही नहीं पता है। ये वो लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि गाय के दूध में कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना सोडियम है। ये वो लोग हैं। इनको ये नहीं पता है कि ह्यूमन मिल्क में कितना कैलोरी है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है। ह्यूमन मिल्क में 1.1 ग्राम प्रोटीन है, गाय के दूध में 3.5 ग्राम प्रोटीन है। तो जब प्रोटीन इतना हाई है तो आपकी बॉडी कैसे उसको टॉलरेट करेगी? ठीक है ना। तो आप खुद समझिए कि जब हम एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ लेंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए नहीं बनी है, तो कैसे हम उसको हैंडल कर पाएंगे, कैसे हमारी बॉडी उसको हैंडल कर पाएगी। दूसरा, खाने की तरफ हम बच्चों को प्रमोट ना करने की बजाय दूध की तरफ क्यों रखना चाहते हैं? आप खाना खिलाइए, आप मिल्क प्रोडक्ट्स दीजिए ना, कौन रोकता है? आप बटर खिलाइए, आप घी खिलाइए, आप लस्सी पिलाइए, आप दही खिलाइए, आप पनीर खिलाइए, आप ये चीज़ें बाकी के जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं आप वो खिलाइए, कौन रोकता है? लेकिन हम फिर भी दूध के पीछे भागना चाहते हैं, तो वो गलत है। दूध आपको कहीं ना कहीं कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं है। कंप्लीट न्यूट्रिशन 6 महीने तक ही है, उसके बाद आपको खाना पीना इंट्रोड्यूस करना है। माँ का दूध आप कंटिन्यू रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऊपर वाला दूध इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, वो आपकी मदद नहीं करेगा। सो डॉक्टर साहब, ऐसे ही जो ये सारे कमेंट्स आए या हमारी रील्स वायरल गई, लोगों ने काफ़ी सराहा भी, आपको भी काफ़ी लोगों ने पर्सनल DMs किए होंगे। तो अभी जो हम लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं थ्रू आवर पॉडकास्ट, सो इसमें मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लोगों को समझना चाहिए कि किस टर्म में बोला गया है, ना कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये जस्ट अपना एक ज्ञान दे रहे हैं। सो उसकी सेंसिटिविटी को भी समझिए। ये आपके बच्चों की हेल्थ के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल। सो इट्स बेटर कि अगर आप किसी भी रील पे कोई कमेंट करें, सबसे पहले उस पर स्टडी करें और ये भी देखें जो सामने वाला बंदा बैठा है वो एक तजुर्बेकार बंदा बैठा है। तो आई थिंक दूसरा मुझे लगता है कि रील्स कहीं ना कहीं हेल्प भी करती है कि आप शॉर्ट टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हो, बट उसका नुकसान ये होता है कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन मिस कर जाते हो। बिल्कुल। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आई थिंक पूरा इंटरव्यू सुनिए या पूरा पॉडकास्ट सुनिए, तो उसमें आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर 15-20 सेकंड की चीज़ को सुन के उसके ऊपर आई थिंक आप ओपिनियन नहीं बना सकते। एज आई टोल्ड, रीफ्रेमिंग। तो रीफ्रेमिंग इज इंपॉर्टेंट कि कोई इंसान कोई बात को
किस मोटिव से कह रहा है और क्या कहना चाह रहा है, उसकी डेप्थ आप समझिए, जी। तब आप किसी चीज के ऊपर आई थिंक कमेंट कीजिए, क्योंकि जो सवाल पूछ रहा है और जो जवाब दे रहा है, ऐसे हर कोई आके तो नहीं बैठ सकता। जी। तो आपको कुछ बेसिक एजुकेशन या बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए जी। आपको आके सवाल करने के लिए, जवाब देने के लिए। ऐसा कोई भी आके नहीं कमेंट कर सकता है। तो डेफिनेटली आई थिंक इट इज सिमिलर टू थिंग, जैसे वो क्रिकेट खेलते हैं ग्राउंड में ना, तो हम टीवी के सामने बैठ के बोलते हैं कि यार ये सचिन ने ये शॉट ठीक नहीं खेला, या सहवाग ने ये शॉट ठीक नहीं खेला। तो बाहर बैठ के बोलना बहुत आसान है, आप अंदर की टेक्निक्स को नहीं जानते। बैटलफील्ड में आना जब आप टेक्निक्स को जानते हैं, आप एक्सपर्ट्स को जानते नहीं हैं, आप उनके बारे में कमेंट करना भी सही नहीं। जी जी। तो डॉक्टर साहब थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। काफ़ी मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में। सो आई होप हम लोगों को एजुकेट ऐसे ही करते रहें। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। ओके।